जब पेट में रोटी नहीं जाएगी तो हम कहाँ से चल पाएंगे? आप ये तो देख लीजिए। चाहते हैं आप लोग हमसे कि अच्छा कार्य करें, आप बताइए इसको खा करके हम बढ़ेंगे, अभी अच्छा कार्य करेंगे। कोई सुनने वाला नहीं है, सब लोग दबाव बनाते हैं। इतना दुखी करके रखा से मैं देख टूट का रोटी अंदर नहीं जा पाया पेट में। आप ये देखिए कि आपके घर में बच्चे नहीं हैं। ये देखिए आपके घर में बच्चे नहीं हैं, ये रोटियां आप खा सकते हैं। इनको आप कभी तरह से हिला दें, ऐसे करके देखिए तो इनमें से क्या निकल रहा है। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है 17 अगस्त। आज का इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस जो है वो बहुत शानदार रहने वाला है। काफी कुछ डिटेल में डिस्कस मैं आप लोगों से करने वाला हूँ। जो स्टार्टिंग में वीडियो दिखाई है उसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। ये जो डिस्कशन है ये शानदार इसलिए भी होता है क्योंकि जब आप लोग इसको टकटकी लगाकर देखते हो और फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं तो उसके आंसर आप लोग दे पाते हो। यानी कि करंट के साथ में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन यानी कि स्टैटिक पोर्शन प्लस क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं जो कि आप लोगों को आंसर देने होते हैं। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आते हैं और इसी के साथ में आंसर राइटिंग के लिए भी आप लोगों को क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्योंकि आप लोग टेलीग्राम पर जाकर आंसर भी लिख सकते हैं। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर कल एक वीडियो शेयर की गई थी जिसके बारे में आप लोगों को मुझे बताना भूल गया था मैं। काफी इंटरेस्टिंग, इसको जाकर देखेगा। ये हमारे जो आजादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके बारे में। आंसर राइटिंग के बारे में बात करें तो आंसर राइटिंग आप लोग जरूर कीजिएगा। लगभग 70,000 के करीब लोग जो हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। आप लोग देखते हैं कितने सारे आंसर भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो अच्छे से आप लोग भी अपना आंसर जो है वो यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं और एक दूसरे का आंसर आप लोग यहाँ से रिव्यू भी कर सकते हैं। तो रेगुलरली एक दूसरे से सीखकर आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आज की मोटिवेशनल जो कोटेशन है इसमें बोला गया कि यू आर योर ओन बेस्ट फ्रेंड, यानी कि अगर आप लोग अपने आप को अपना सबसे अच्छा दोस्त एक बार बना लेंगे तो आप लोगों को अपने आप को थोड़ा सा टाइम भी देना पड़ेगा। लिसन टू योर सेल्फ मोर ओफन देन समवन एल्स, यानी कि दुनिया की बकर बकर फालतू की चीजें सुनने से ज्यादा बेटर है, अपने मन में कचरा भरने से ज्यादा बेटर है कि अपने बारे में थोड़ा सोचो, अपने आप से थोड़ी बातें करो, अपने आप को थोड़ा टाइम दो। अकेले में बैठो, कम से कम डेली एटलीस्ट 30 मिनट अपने आप से बातें करो। आप लोगों को अपने बारे में जानने का मौका मिलेगा। दुनिया तो देखते रहते हो आप लोग, कभी फेसबुक चला लिया, कभी ट्विटर चला लिया, कभी आप लोग कुछ खोल के बैठ गए, रील्स चल रही है, कभी कुछ चल रहा है। ये जिंदगी को बर्बाद करने के लिए बनाए गए हैं सारी चीजें आप लोगों के लिए। अगर आप लोग अनलिमिटेड इनका इस्तेमाल करोगे, कितने घंटे कहाँ चले जाएंगे आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और ये इसीलिए इतनी इंगेजिंग चीजें बनाई जाती हैं ताकि आप लोग उसके ऊपर चिपके रहो मधुमक्खी की तरीके से। ये इसीलिए बनाई जाती हैं, शॉर्ट्स इसीलिए डाली गई हैं, ये रील्स इसीलिए बनाई गई हैं ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो सके। पर लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता है 2-3 घंटे कहाँ चले गए। एक बार फोन उठा के कोई कमेंट अगर देख लेते हो तो समझो आप लोग 15 से 20 मिनट गए उठा के। ठीक है, आप लोग चिपक जाते हो, फिर कुछ और दिख गया, फिर कुछ और दिख गया। तो अपने आप को संभालना सीखो। अगर अभी अपने आप को नहीं संभालोगे तो आगे बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलेगी। ये अभी टाइम है, अपने आप को संभालना सीख जाओ। पर्सन इन न्यूज में ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। मैं बता देता हूं कि दिल्ली के एलजी हैं ये। ठीक है, एलजी साहब है दिल्ली के। इनका नाम आप लोगों को बताना है क्या है। ठीक है, इतना तो बता दिया अब इनका नाम कम से कम आप लोग बता दो। यानी कि ये काफी ज्यादा न्यूज में, तो इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखता हूं कौन इनके बारे में बताता है सही। आज की जो मेंस कोटेशन है, मैं आर्टिकल बता रहा हूं, बहुत शानदार आर्टिकल है। एक एक आर्टिकल जब सुनोगे आप लोगों का मजा आ जाएगा। तो इसलिए एक एक आर्टिकल आप लोग को अच्छे से सुनना है और उनके एंड में जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर जरूर देने हैं। एथिक्स के बारे में यहां पर बात की जा रही है और नरेंद्र मोदी साहब की एक कोट है। बोला गया कि गुड गवर्नेंस डिपेंड्स ऑन एबिलिटी टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी बाय द बोथ एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज द पीपल, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा और लोगों के द्वारा, यानी कि प्रशासन और जो जनता के द्वारा, दोनों के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना एक गुड गवर्नेंस है। यानी कि जनता को मिलकर काम करना पड़ेगा तभी हम लोग एक अच्छा प्रशासन चला पाएंगे और ये दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर बस सरकार अपना काम कर लेगी। यहाँ पर अगर पॉलिथीन का इस्तेमाल रोक दिया सरकार ने तो 1 जुलाई से, पर लेकिन क्या आप लोग अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं? तो यहां से पता चलेगा कि आप लोग कितने रेस्पॉन्सिबल तरीके से अपना बिहेव जो है वो दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये सारी बेसिक चीजें होती हैं यार। इनका आंसर आप लोग अगर लिखने के लिए कुछ आए गुड गवर्नेंस के बारे में, रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो वहां पर आप लोग ये कोटेशन आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी आप लोग कोटेशन इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग को पता है कि आंसर में 4 चांद लग जाते हैं और अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस आप लोग को बढ़ जाते हैं। ठीक है,
बाकी जो वीडियो स्टार्टिंग में दिखाई गई थी वो भी आप लोग समझ सकते हैं, एक करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन का वो उदाहरण आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि ऊपर से तो सारा पैसा आता है अच्छा खाना देने के लिए, अच्छी सर्विस देने के लिए, सारी चीजें, पर लेकिन बीच में आते आते उसको जो है बीच में चट कर जाते हैं। ठीक है, कई सारे लोग जो करप्ट लोग होते हैं, वहां से पैसा आ रहा है एक पर्टिकुलर जवान का मान लीजिए 100 रुपए, तो उनको खाना दिया जा रहा है 20, 25, 30 रुपए का। फिर वो क्या करते हैं, बाहर जाके खाना खाते हैं। बाहर जाके खाना खाते हैं तो वहां पर उल्टी सीधी हरकतें कई सारी देखने को मिलती हैं। वहां पर उसमें कई बार रहते हैं पुलिस वाले, जैसे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कई बार कि खाना खा ले पैसे नहीं देते। हालांकि सारे एक जैसे नहीं होते हैं, मैंने ऐसे भी देखे हैं पुलिस वाले जो हर जगह जहां भी जाते हैं अपनी जेब से पॉकेट से पैसा देते हैं, पर लेकिन सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, पर लेकिन उसमें उनकी भी गलती नहीं है। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो चलता है बीच में, जो उनको सर्विस प्रोवाइड कराने वाला है, वो भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाता है। तो ये उदाहरण के तौर पर भी आप लोग उसको लिख सकते हैं, जो स्टार्टिंग में आप लोगों को वीडियो दिखाई गई थी कि हाँ ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जिनका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, नासा यूएसए की स्पेस एजेंसी है, जैसे हमारे देश में इसरो है। जब उसको कोई सैटेलाइट वेटेलाइट वगैरह लॉन्च नहीं करना होता है, वो फ्री बैठी होती है, तो उसको लगता है कि ज़िंदगी में कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। और मज़ा कैसे आएगा कि दूसरे की ज़िंदगी शांति में चल रही है तो उसमें जाके कुछ ना कुछ टांग अड़ाई जाए, उसमें जाके कुछ उंगली की जाए, तो उनकी ज़िंदगी में कुछ खलबली मचे तो हमारी ज़िंदगी में थोड़ी सी बाहर आए। अक्सर यूएसए में जो एजेंसीज़ हैं वो जब उनको कुछ काम नहीं होता है तो वे ढूंढने चल देती हैं कि कहाँ पर कौन सी कंट्री ऐसी है जिसकी ज़िंदगी में जाकर थोड़ा सा ताका झांकी की जाए, आखिर उनकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। ऐसा ही यूएसए की एजेंसी नासा के द्वारा छोड़ छाड़ कर पूरी दुनिया, हमारी कंट्री में एक आइलैंड है जिसका नाम है कच्चल आइलैंड, और ये निकोबार वाले एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखो ये है यूएसए। अब यहाँ से ये कहाँ पर आए, ये यहाँ पर आए देखने के लिए कि मतलब थोड़ा सा अच्छी सी जगह चला जाए, थोड़ा नहीं एक एंटरटेनमेंट किया जाए थोड़ा सा। आखिर यहाँ पर मैंग्रोव्स कम कैसे हो गए, कम कैसे होते जा रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। तो ये एक स्टडी छपी है, कहाँ पर छपी है, ये छपी है डाउन टू अर्थ में। तो ये नासा के द्वारा बोला गया कि मैंग्रोव्स यानी कि जो दलदली फॉरेस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कम हो गए हैं। अब देखो इन्होंने दो काम यहाँ पर कर दिए। एक तो ये जैसे ही न्यूज़ बाहर निकल कर आई, हमारे देश के जो लोग हैं, खासकर जो साइंटिस्ट वगैरह या फिर जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, उनकी नहीं एक माथे में सिकन पड़ गई कि यार ये कैसे हो रहा है। दूसरा, आप लोगों के लिए टेंशन क्रिएट कर दी कि आप लोगों से पूछेंगे कि यहाँ पर ये कच्चल आइलैंड जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो आप लोगों के लिए एक मैप बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ से बन गया। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग भी याद रखिए। अभी यहाँ पर बोला गया कि मोर देन 90% जो मैंग्रोव्स हैं यहाँ पर वो खत्म हो चुके हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बात भी है। और इसका रीज़न बताया गया है इंडियन ओशियन सुनामी। देखिए, सुनामी एक इतनी बड़ी एक आप लोग बोल सकते हो कि पानी की एक धारा होती है या फिर पानी का एक प्रवाह होता है। जितनी बड़ी बड़ी आप लोग कई बार बिल्डिंग बोलते हैं ना, तो बिल्डिंग को भी वो आसानी से बहा कर ले जाती है। तो इस तरह की कंडीशन सुनामी में आप लोगों को देखने को मिलती है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जिन मैंग्रोव्स यानी कि दलदली फॉरेस्ट को ये बता रहे हैं कि खत्म हो रहे हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देखते हैं, अगर कोई सुनामी या फिर कोई बाढ़ वगैरह आती है कोस्टल एरिया में, ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं उसको रोकने में। और यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया कि इसी पर्टिकुलर रीजन में यहाँ पर इसी सुनामी की वजह से फॉरेस्ट जो है वो खत्म हो गए। तो ये है पूरा न्यूज़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन सकते हैं जीएस पेपर 2 में जो इन्वायरमेंट वाला सेक्शन है, तो उसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नासा ने तो अपनी बातें बोल दी और बोलकर वो शांति बैठ गया। उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से किसी की चोटी काट लो और बैठ जाओ, फिर देखो सामने वाला कैसे कूदता है। तो वही काम हो गया। अब यहाँ पर हमारा काम स्टार्ट हो जाता है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक शब्द यूज किया गया आर्किपेलिगो। इसका मतलब होता है कि जो छोटे छोटे जो बेसिकली आइलैंड है उनका एक समूह। तो निकोबार भी एक तरीके से आर्किपेलिगो आप लोगों को देखने को मिलेगा। छोटे छोटे कई सारे आइलैंड है। एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछूंगा मैं आप लोगों से यहाँ से। आप लोग ये बताइए कि टोटल हमारे देश के अंदर में जो अंडमान निकोबार वाला जो पर्टिकुलर एरिया है उसमें कितने आइलैंड है अगर हम लोग गिनने बैठते हैं। आप लोग इसका क्वेश्चन जाकर एक बार सर्च करिएगा ये गूगल पर, आप लोग देखकर हैरान हो जाओगे। यानी कितने सारे आइलैंड है। और उसमें से एक आइलैंड उन्होंने छांटा चूज किया कि भाई साहब यहाँ पर मैंग्रोव्स खत्म हो गए हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है इसके बारे में याद रखिएगा। तो कच्छल द्वीप है यहाँ पर ये, जहाँ पर मैंग्रोव्स यानी कि दलदली फॉरेस्ट जो है वो कम होते जा रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर एरिया में इन्होंने जो पार्ट पढ़ाया है अपनी स्टडी के अंदर में, उसमें कुछ बातें हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। भाई हमारे बारे में कोई बाहर वाले लोग बातें कर रहे हैं तो हमें पता होनी चाहिए ना कि क्या क्या बातें चल रही हैं दुनियादारी में। तो इनके द्वारा कुछ बातें ऐसी ऐसी बताएगी कि अगर बात करें टोटल मिलाकर जो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ से ये मैंग्रोव्स जो है वो खत्म हुए हैं, ठीक है, तो इसका एरिया भी इन्होंने काउंट कर लिया कि लगभग 3700 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। और कब से कब तक का यहाँ पर ये 1999 से लेके लगभग 2019 तक का। तो इतने टाइम पर इतने जो मैंग्रोव्स यानी कि जो दलदली फॉरेस्ट हैं वो खत्म हो गए हैं।
पर लेकिन ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ही नेगेटिव बातें बोली हैं, कुछ अच्छा भी सोच रहे हैं हमारे बारे में। इन्होंने कुछ पॉजिटिव बातें बताई हैं, क्या कि इतने तो खत्म हुए, पर लेकिन ऐसा नहीं कि खत्म ही खत्म हुए, लगभग 2100 स्क्वायर यानी कि 3700 स्क्वायर तो खत्म हुए, पर लेकिन लगभग अगर बात करें तो 2100 स्क्वायर जो एरिया है यहाँ पर किलोमीटर का, वो यहाँ पर रिकवर भी हुआ है, यानी कि गेन भी हुआ है। तो टोटल मिलाकर आप लोगों को जोड़ घटा तो बताइए, अगर इसमें से आप लोग इसको माइनस करोगे तो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 7 में से 1 गया 6, ठीक है 3 में से 2 गया 1, तो लगभग 1600 यानी कि 1600 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो नेगेटिव में चला गया है। तो ये सोचने वाला मुद्दा है। तो यानी कि इनके द्वारा पहले झटका दिया गया, ठीक है, उसके बाद में बताया गया कि नहीं नहीं डरो मत, कुछ अच्छा भी हो रहा है। वो अच्छा क्या है कि इतना गेन भी हुआ है, यानी कि पहले नहीं वो हार्ट अटैक दे दो और उसके बाद में थोड़ी सी अच्छी बातें बता दो, तो वो हरकतें इनके द्वारा थोड़ी की गई है। फिर बताया गया कि टेंशन मत लो, हम तुमको रीजन बताते हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है। जैसे नहीं कि कई बार बच्चे कहते हैं कि सर पढ़ा नहीं जा रहा है, क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है भैया, सर पढ़ने का मन नहीं करता है, आलस आता है। यार वो सबको आता है, तुमको कौन सा सोने चांदी चमनप्राश वाला आलस आ रहा है, वो तो सबको आता है। तो सर क्या करें यार, भगाओ उसको मार पीट के, क्यों उसको पकड़ के रखना है। तो वही वाली बातें हैं यहाँ पर। तो कहने का मतलब यार ये है, देखो अगर जैसी जिंदगी आप लोग जीना चाहते हैं ना, उतनी मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। सो नॉर्मल सी बात है यार, इसमें कौन सा वो नहीं कहते कौन सा इसमें जादू जुड़ता है। आप नहीं करोगे कोई और करेगा, वो सीट लेके चला जाएगा, कोई ना कोई तो लेके जाएगा, खाली तो वो रहने से रही, वैसे ही महामारी है ठीक है। तो आप लोग मेहनत कर लो। तो इनके द्वारा जो रीजन बताया गया उसमें सबसे बड़ा तो नेचुरल कॉज बताया गया है, यानी कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रकृति अपने आप कर रही है। वो कैसे भाई साहब, अर्थक्वेक का नाम सुना है, ये कौन बोला है, वो वही भूकंप। तो नहीं एक तरीके से अर्थक्वेक का नाम सुनते मुझे एक बात याद आ जाती है। जब मैं दिल्ली में था तो वहाँ पे के झटके आते रहते थे कई बार, तो बीच में एक बार अर्थक्वेक आया, थोड़ा सा भूकंप, तो एक इंसान जो है छत पे खड़ा होकर चिल्ला रहा है कि अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक आ गया। तो सारे देख रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया, क्या चिल्ला रहा है, कि कई बार लोगों को पता नहीं होता है अर्थक्वेक क्या होता है। तो फिर कह रहा भागो में भूकंप आ गया तो उसके बाद में लोगों में कलबली मची। तो वही चीज़ें हैं, तो भूकंप आता है, उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। कई बार सुनामी आप लोगों को देखने को मिलती है, जिसको तुसनामी, टी साइलेंट होता है, सुनामी होता है TSUNAMI, ठीक है। ये यहाँ पर इसकी वजह से सबमर्ज हो जाता है, जो ये दलदली फॉरेस्ट है उनमें दिक्कत में आ जाते हैं। तो मेन रीजन तो यहाँ पर ये अर्थक्वेक, और अर्थक्वेक की वजह से जो सुनामी आई, ये बहुत ही खतरनाक सुनामी थी। याद रखिएगा 2004 में बहुत सारी चीज़ें इसने बर्बाद कर दी थी। आप लोगों को पता है हमारे देश में अगर बात करें, जब तक सर पे चीज़ें नहीं पड़ जाती हैं तब तक हम लोग सुधरते नहीं हैं। 2004 में जब सुनामी आई उसके बाद में लगा यार दिक्कत चल रही है, कुछ ना कुछ सुधार लेते हैं। तो तब जाके इन्होंने 2005 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का निर्माण किया। यानी कि जब तक ना वही आप वाली हरकतें कर रहे हैं, जब तक एग्जाम सर पे ना आ जाए ना, तब तक किताब उठा के देखनी नहीं है। तो वही काम इनका था, वरना पहले बना लेते तो बहुत सारे लोगों की जान बच जाती। तो ये अर्थक्वेक इतना खतरनाक था कि 9.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था। इसका मतलब ये कि ऐसे हिलेगी ना चीज़ें कि बड़ी खतरनाक तरीके से। आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो अर्थक्वेक था, ये अगर इस लेवल का अर्थक्वेक अगर आ जाए तो ये समझो कि सारी चीज़ें फ्लैट हो जाए ज़मीन के ऊपर, ठीक है। ये समुद्र के अंदर जो यहाँ पर ये अर्थक्वेक देखने को मिला था, तो इसने बहुत सारे जो मैंग्रोव्स हैं वो खत्म कर डाले थे, लगभग 90% के करीब। तो ये बोला गया। इसी के साथ में सी लेवल जो बढ़ रहा है, आप लोगों को पता ही है आज की डेट में, इनके समुद्र का जो लेवल बढ़ रहा है, किसकी वजह से? वो इसकी वजह से नहीं बढ़ रहा है कि आप लोग पानी पी पी कर बहुत सारे लोगों ने टॉयलेट करना स्टार्ट कर दिया तो समुद्र का लेवल बढ़ गया, ऐसे नहीं होता। वो समुद्र का लेवल इस तरीके से बढ़ता है जैसे कि हिमालयन रीजन में जैसे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने सुना कि यूरोप वाले रीजन में टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब जहां पर लोग जो है अपने स्वेटर नहीं उतारते हैं, उनके स्वेटर में जुएं हो जाती है तब भी वो नहीं उसको उतारते हैं, इतना मतलब ठंडा वहां पर रहता है। उसके बाद भी वहां पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक वहां पर टेम्परेचर हो गया, तो इसको कहते हैं क्लाइमेट चेंज। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, फिर बर्फ पिघलता है। बर्फ पिघलने के बाद में जो वो बर्फ होता है वो ओशन यानी कि समुद्र के अंदर आता है, तो फिर यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिलती है। तो ये सिचुएशन यहाँ से निकल कर आ रही है। तो इसकी वजह से यानी कि पहला रीजन क्या हो गया, ये हो गया अर्थक्वेक। दूसरा रीजन क्या हो गया, दूसरा हो गया सी लेवल का बढ़ना। और बाकी रही सही कसर तो यार हम भी पूरी करते हैं ना, इंसान यानी कि ह्यूमन की वजह से जो चीज़ें होती हैं। तो लगभग ये बोला है कि ह्यूमन एक्टिविटी ने भी रोल प्ले किया है, लगभग 27% के करीब। जो यहाँ पर ये फॉरेस्ट खत्म हुए हैं उसमें इंसानों ने भी अपना रोल प्ले किया है। यानी कि ऐसा नहीं कि बस यहाँ पर इन्हीं की वजह से दिक्कत हो रही है, नेचुरल चीज़ों की वजह से, हम भी वहाँ पर हरकतें कर रहे हैं। तो हमारी हरकतें क्या हैं, जैसे कि हम लोग वाटर को डाइवर्ट कर रहे हैं, कई बार तो पानी को इधर से उधर ले जाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में हम लोग अपनी एग्रीकल्चर जो है, यानी कि एक तरीके से जो लैंड है नॉर्मल, वहाँ पर उसको मैं एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना, कई बार आसपास में कोई जोड़ था, तालाब था, भर भर कर मिट्टी, वहाँ पर घेर बना दिया, अब कबड्डी खेलते हैं वहाँ पर बैठकर। ये तो फिर भी सही है, चलो लोग अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। अभी पता नहीं कहाँ की एक न्यूज़ थी, वहाँ पर
गवर्नमेंट के द्वारा काम किया गया, तालाब को भर के पुलिस स्टेशन बना दिया उसके ऊपर। ठीक है, अब कर लो क्या करना है। तो ये ऐसी ऐसी हरकतें जो हैं आप लोगों को देखने को मिलती है नॉर्मली, तो इसकी वजह से यहाँ से दिक्कतें निकल कर आती है। और मैंग्रोव्स जो फॉरेस्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें आप लोगों से पूछा जाए तो ये एक तरीके से काफ़ी सारे जो जीव जंतु यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं इसके अंदर में। तो यहाँ पर नॉर्मली अगर आप लोग पेड़ पौधों की आकृति देखोगे तो कुछ इस तरीके की आप लोगों को यहाँ पर कई बार देखने को मिलती है, जैसे मैंग्रोव्स टाइप में। अगर आप लोग यहाँ पर देखें, ये नहीं होगा यहाँ पर, जैसे कई बार सुना होगा ना कि ये दलदली फॉरेस्ट है, एनसीईआरटीज में भी आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा कि ये दलदली फॉरेस्ट है। और इनकी एक प्रवृत्ति होती है कि ये जैसे पेड़ होते हैं, इन्हीं में से अलग अलग तरीके इस तरीके जो पेड़ हैं जड़ टाइप की निकलने लगती है। नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं, इसको विविपोरस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो ये पर्टिकुलर ये फॉरेस्ट वाला जो एरिया होता है, इस तरीका जो ये मैंग्रोव्स फॉरेस्ट होते हैं, तो ये झुंड बनाकर आप लोग बोलते हैं, तो इनमें से अलग अलग निकलते रहते हैं इस तरीके से, जो विविपोरस नाम इसको दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये बड़ी ही डिफरेंट तरीके की एक स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये बट नहीं निकलते हैं, जैसे आप लोगों ने, चलो एक उदाहरण के तौर पर देता हूँ, गन्ना कितने खेतों में गन्ना उगाया है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा, वो बोलते हैं गन्ने की आंख है, इसी में से गन्ना निकलेगा। तो वो तरीके की चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो कई बार ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं, पर वही है, एक थप्पड़ मारोगे सही है भाई साहब, दूसरा मारोगे ठीक, फिर क्या करेंगे, फिर तो वही संजय दत्त वाली बात कि गांधी जी ने कहा था कि एक थप्पड़ तो मार लो, झेल जाएंगे, दूसरे मारे तो फिर उल्टा पकड़ के तुम भी उसको पटक दो। तो ये वाली बात है। तो एक तरीके से इनकी रूट जो है, यहाँ पर जो रूट है वो सबमर्ज रहती है पानी के अंदर में, पर लेकिन जब पता चला पूरा ही पेड़ डूब गया है तो फिर दिक्कतें देखने को मिलती है। ठीक है, तो कंडीशन खराब होने लगती है काफ़ी ज़्यादा, तो उसकी वजह से सिचुएशन खराब होती है। और इसी की वजह से यहाँ पर इनकी जो ये खत्म हुए हैं यहाँ से, ये इसी की वजह से यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया से खत्म भी हुए हैं। और एक बात बता दूं, कोई भी अगर नेचर के अंदर में कोई कुछ ऐसी चीजें हो रही है ना, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। जैसे यहाँ पर ये इस तरीके जो ये सींग निकले हुए हैं, इसके पीछे रीजन क्या होता है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को जानकर भी थोड़ा सा वो लगे कि नेचर अपने आप में कितनी खूबसूरती में रहती है। जो मैंग्रोव्स फॉरेस्ट जहाँ पर रहते हैं, वो एक तो सोल्टी एरिया होता है काफी ज्यादा, और ऑक्सीजन की लेवल वहाँ पर काफी कम होता है। और भाई साहब, पेड़ों को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, उनकी जो रूट्स होती हैं उनको, तो इसकी वजह से वो ना बाहर निकल कर आने लगती हैं ऑक्सीजन लेने के लिए। तो इसकी वजह से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो ऑक्सीजन नहीं हो पाता है वहाँ पर, उसकी वजह से कम रहता है, तो लिमिटेड या फिर नील के बराबर होती है। तो उसी की वजह से जो स्पेशल रूट्स जो होती हैं वो बाहर निकल कर आते हैं, कि नहीं कहते बाहर निकल गए, पानी में बहुत देर तक मुंह रखा फिलहाल सांस आ गया। ठीक है, तो सांस लेने बाहर आती है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पर इनकी इसलिए देखने को मिलती है। सी के लिए शब्द यूज किया गया यहाँ पर, जो पर्टिकुलर जिसको बोलते हैं न्यूमेटोफोरस। ठीक है, तो अगर कोई आप लोगों से पूछ ले न्यूमेटोफोरस क्या होता है, तो यहाँ पर ये जो कि सांस लेने का काम करते हैं इस तरीके से, तो ये आप लोगों के लिए यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग, ये एक नहीं कॉन्सेप्ट टाइप में क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएंगे, छोटे से एक वर्ड के टाइप में। ठीक है, तो जैसे पूछ लिया न्यूमेटोफोरस क्या होता है, तो विविफोरस क्या होता है, तो ये सीड जर्मिनेशन होता है, जो कि स्टिल अटैच टू द जो ट्रीज रहते हैं उसके साथ में जो जड़ें कनेक्ट होती हैं, यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एक तरीका स्ट्रक्चर होता है। हालांकि आगे चल के डिटैच होकर एक नया प्लांट बन जाता है, पर लेकिन ये जो कंडीशन होती है इसको आप लोग न्यूमेटोफोरस बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसको माइंड में क्लियर रखे चलिएगा। अब यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में आप लोगों ने बातें तो कर ली, पर लेकिन इसके बारे में अगर कोई पूछ ले कि ये कहाँ कहाँ पर हमारे देश में पाए जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आप लोगों के एग्जाम में बन जाते हैं कि ये बताओ कि कौन से एरिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, कितना एरिया कवर्ड है। अगर उसके बारे में कोई आप लोगों से पूछने लगे तो उसके बारे में कुछ बेसिक बातें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव फॉरेस्ट या दलदली फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो सुंदरवन डेल्टा यानी कि वेस्ट बंगाल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलते हैं वो है गुजरात वाले एरिया में। तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, फिर अंडमान निकोबार, चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश और फिर उड़ीसा। एटलीस्ट 5 तो आप लोग कम से कम याद रखने हैं। ठीक है, तो ये वो एरिया है जहां पर ये मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो यहाँ से कई बार आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इवन यूपीएससी ने भी यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। ठीक है, तो यूपीएससी को लगा कि बढ़िया मौका है, चौका मार लो, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन तैयार करके चला गया। तो ये स्लाइड इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। टोटल दुनिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है तो उनका एरिया अगर आप लोग देखोगे तो 1,50,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और एशिया में सबसे लार्जेस्ट है मैंग्रोव फॉरेस्ट, और एशिया में भी साउथ एशिया में अगर बात करें 6.8 ऑफ द वर्ल्ड मैंग्रोव फॉरेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो अकेले इंडिया के अंदर में 45% है। तो इसलिए आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि नासा अपनी दूरबीन लेकर हमारे एरिया में क्यों आया, क्योंकि उसको पता है कि सबसे ज्यादा जो माल पानी जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट का वो हमारे पास में है। आप लोगों को पता है कि अभी रिसेंटली जो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आई उसके हिसाब से अगर बात करें तो 4,992 स्क्वायर किलोमीटर जो कि 0.15 है कंट्री के टोटल जियोग्राफिक एरिया, तो
तो वहां पर आप लोगों को ये मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट मैंने अभी बताया आप लोगों को, ये याद रखिएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाएगा। ये मत बोलना फिर क्वेश्चन कहां से बन गया भाई साहब, यहां से बन गया। बोलेंगे कि बता दीजिए सबसे ज्यादा कहां पर है, तो वेस्ट बंगाल में जो सुंदरवन डेल्टा है, और इसका नाम सुंदरवन क्यों रखा गया, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है ये। ऐसा नहीं है, यहाँ पर सुंदरी नाम का एक ट्री पाया जाता है जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया। ठीक है, तो लार्जेस्ट मैंग्रोव है, और ये कहां पर, इंडिया के अंदर में। अरे ना बाबा ना, इंडिया के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर में। ठीक है, तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें भी ये लिस्टेड है, तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसी के साथ में अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो भितरकनिका मैंग्रोव यानी कि जो दलदली फॉरेस्ट है उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये सेकंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर। कहां पर है, उड़ीसा के अंदर में। तो अगर आप लोग उड़ीसा वासी हैं तो आप लोग इसके याद रखिए, क्वेश्चन बन सकते हैं। कंफ्यूज मत हो जाना, आप लोग बोलने लगो सर अभी तो बोला था आपने पहले नंबर पर वेस्ट बंगाल है, दूसरे पर गुजरात है। भैया वो एरिया के बारे में ने बोला था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि फॉरेस्ट वाला जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पर एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट के बारे में जो बात करूँ, वहाँ पर टोटल एरिया के बारे में बात की जा रही है, स्टेट की। ठीक है, तो कन्फ्यूज आना नहीं है, खुद भी नहीं कन्फ्यूज आना और मुझे भी मत कन्फ्यूजन में डालना। ठीक है, तो उड़ीसा की जो दो रिवर है यहाँ पर, एक का नाम है यहाँ पर ब्रह्मणी, ठीक है, ब्राह्मणी, और दूसरा है यहाँ पर ये है बैतरणी। ठीक है, तो इन पर्टिकुलर रिवर में आप लोगों को ये मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, और ये सिग्निफिकेंस रामसर वेटलैंड की कैटेगरी में भी आता है। रामसर साइट है ना, आप लोगों ने कई बार पढ़ी है वो रामसर साइट, कई बार मैंने पढ़ाई आप लोगों को। ठीक है, तो उसके बारे में आप लोग जानते हैं। तो रामसर साइट के दर्जे में भी आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। टोटल मिलाकर आज की डेट में कितनी रामसर साइट है बताना जरा कमेंट बॉक्स में। अभी फिर से कुछ और ऐड हो गई है, तो देखिए देखता हूँ कौन सी आंसर देता है। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए ये ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी रहती हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। और जैसा मैंने बताया इनका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। ये बेसिक फूड जो चेन रिसोर्सेज में काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। डिफरेंट तरीके की वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट एरिया माने जाते हैं। खासकर बात करें ऑर्गेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, केमिकल एलिमेंट या फिर न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोस्टल एरिया में, तो इनकी काफ़ी इज्जत है इन फॉरेस्ट की। ठीक है, ये बेरोजगार फॉरेस्ट नहीं भाई साहब, ये काफ़ी हाई जॉब काफ़ी हाई सैलरीड फॉरेस्ट है, ये ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। तो अगर ये खत्म हो रहे हैं तो दिक्कत की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। तो जितनी भी कहानी मैंने सुनाई है वो पीपीटी में भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि हवाबाजी में सुना रहा था। तो यहाँ पर जब पीपीटी आप लोग जाकर देखोगे तो उसमें भी आप लोगों को ये सारी कहानियां क्या क्या सिग्निफिकेंस है वो सब मिल जाएगा। ठीक है, तो टेंशन मत लिया करो, शांति में बैठ के बिल्कुल मजे में सुना करो, समझा करो, और फिर उसके बाद में उसको पचा के तब उठा करो। ठीक है, क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं कितने अच्छे से आप लोगों ने ये सुना है पूरा टॉपिक। इससे पता चलेगा कि सो रहे थे या टकटकी लगाकर सुन रहे थे। 2015 में यूपीएससी को प्यार आया इसके ऊपर, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द इंडिया हैज कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट। तो यहाँ पर जो ये फॉरेस्ट होते हैं मैंग्रोव्स, और इसी के साथ में सदाबहार वाले जो फॉरेस्ट होते हैं, और जो ऐसे नहीं जैसे जो पतझड़ वाले जो मौसम होते हैं, तो कहां पर आप लोगों को ये देखने को मिलता है, इनका कॉम्बिनेशन कहां पर पाया जाता है, तो ये बोला गया। ठीक है, तो बोला गया कि यहाँ पर नॉर्थन कोस्टल जो आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, दूसरा बोला गया साउथ वेस्ट जो साउथ वेस्ट बंगाल वाला रीजन है, इसी के साथ में साउथ सौराष्ट्र वाला रीजन देखने को मिलेगा, और अंडमान एंड निकोबार वाला रीजन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। वीडियो को पॉज कर आप लोग आंसर दीजिए, देखता हूं कौन कौन अपने सही तरीके से दिमाग को लगाता है और कौन इसका सही आंसर देता है, फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, दे लिया आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर बात करें नॉर्थ अंडमान वाला जो रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो आप लोगों को नजर आता है एवरग्रीन टाइप का फॉरेस्ट। ठीक है, ये जो नॉर्थ अंडमान होता है, मिडिल वाला अंडमान जो होता है यहाँ पर उसको बोलते हैं डेसिडियस टाइप के फॉरेस्ट, मिडिल अंडमान पे पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में आप लोगों को एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो आप लोगों को निकोबार वाले रीजन में भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर ये इस तरीके अलग अलग फॉरेस्ट आप लोग कहाँ पर पाए जाते हैं, ये अंडमान एंड निकोबार वाले एरिया में इस तरीके डिफरेंट डिफरेंट फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बिल्कुल यूपीएससी के लेवल का। यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, और यहाँ पर ऐसे ही दिया गया जैसे लेटेस्ट अभी यूपीएससी का पेपर भी आप लोगों को देखने को मिला था। एशिया जो है वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं वर्ल्ड वाइड, ये बोला गया एशिया के अंदर में, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया कि इंडिया में कंट्रीब्यूशन जो है वो 45% है साउथ एशिया का, और सुंदरवन जो है वेस्ट बंगाल के अंदर में वो लार्जेस्ट है पूरी दुनिया के अंदर में। तो स्टेटमेंट ओनली 1 सही है, ओनली 2 सही है, या ऑल 3 स्टेटमेंट सही है, या फिर नन ऑफ द अबोव। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, A B C या फिर D, अगर आप लोगों से पूछा जाए बताइए क्या है सही आंसर।
सही आंसर है इसका सी, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट सही है। यही मैंने अभी आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया था, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए अगर टॉपिक को ढंग से सुना है तो टॉपिक को ऐसे तैयार करना है, ठीक है। फीडबैक जरूर देना, जरा सा टाइम लगता है, बताया करो कि आप लोगों की समझ में आ रहा है या फिर कोई डाउट है, ताकि मैं उसको आगे आने वाले टाइम में और इंप्रूवमेंट कर सकूँ उसके अंदर। तो थम्स अप देकर बता सकते हैं या फिर डिसलाइक कर या फिर कमेंट बॉक्स में, जैसे भी आप लोगों को सूटेबल लगे। ओके, जिंदगी में हर एक इंसान जो है वो ये चाहता है कि यार किसी न किसी तरीके से मेरी हेल्थ ना बेस्ट लेवल की रहे, पर लेकिन उसकी हरकतें जो रहती हैं वो वर्स लेवल की रहती हैं। तो इसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम उसको ज़िंदगी में फेस करनी पड़ जाती है। मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करूँगा कुछ ऐसी ही दिक्कतों के बारे में जिनका एक सॉल्यूशन अभी खोजा जा रहा है और एक आशा की एक किरण सामने निकल कर आ रही है। एक बड़ा ही मोटे मोटे वर्डों में यहाँ पर लिखा हुआ है एंटीबायोटिक और नीचे लिखा हुआ है रेजिस्टेंस। एंटी और बायोटिक, पहले तो आप लोग इसको डिवाइड कर दो, और रेजिस्टेंस क्या हो गया, इसको बोलते हैं हिंदी में प्रतिरोधक, यानी कि रुकावट। तो यानी कि ऐसी दवाइयाँ जो कि कोई बायोटिक कंपोनेंट जो कि बॉडी पर नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं उसको रोकने का काम करती है। अब इस दवाई को रोकने का काम करने के लिए जो बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया तो डिटेल में समझाता हूँ। आप एक डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर ने बोला कि ये लो दवाइयाँ। आप लोगों ने बोला डॉक्टर को कि मुझे फीवर हो रखा है और मुझे दवाइयाँ चाहिए, किस किस चीज़ की, मतलब खांसी नज़ला जुकाम, पेट में दर्द है, थोड़ा सा बदन में दर्द है। डॉक्टर ने पूरी दवाइयाँ दे दी, तो बोला कि 5 दिन तक खाना है ये दवाई, ठीक है। आप लोग तो ठहरे खली के परिवार के, आप लोगों को लगा कि अरे 5 दिन तक कौन खाएगा, एक दिन खाओ और उसके बाद में साइड में फेंक दो उठा के, कौन चेक कर रहा है। कर अब तो ठीक लग रहा है भाई साहब, अब तो ना गरम गरम भी नहीं लग रहा, शरीर खांसी भी ना कमी हो गई है, अब नाक भी खुल गया है। तो यानी कि 5 दिन का कोर्स आप लोगों ने 2 दिन में निपटा दिया। 2 दिन में निपटाया, यानी कि जो दवाई डॉक्टर ने दी उस दवाई ने आप लोगों की बॉडी में जो गलत बैक्टीरिया या फिर जो वायरस था उसको थोड़ा सा सप्रेस किया था, पर लेकिन वो कंप्लीटली सप्रेस नहीं किया था। तो जो आप लोगों ने थोड़ा सा डोज उस बैक्टीरिया को या उस वायरस को दवाई का दिया है उससे वो थोड़ी देर के लिए सप्रेस तो हुआ, पर लेकिन उसके अंदर ये क्षमता आ गई कि वो दवाई के डोज के साथ में लड़ना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि मरा नहीं, वो बच गया, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करोगे, ये जो एक पैटर्न होता है इंसान का कि जब भी दवाई ली, डॉक्टर ने दवाई दी, आधी खाई फिर छोड़ दी, तो बीमारी फिर डबल ताकत से सामने निकल कर आती है। तो जो पहले डॉक्टर ने डोज दिए थे ना, अब वो डोज यहां पर काम नहीं करेंगे। अब आप लोगों को थोड़ा सा हाइयर डोज लेना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने फिर सेम बदतमीजी की कि 2 दिन खा लिया और फिर छोड़ दिया, अब फिर ऐसे ही आगे चलकर फिर ये वाला डोज भी काम नहीं करेगा, क्योंकि बैक्टीरिया अब उनके साथ भी लड़ने लगे, अब और हाइयर डोज देना पड़ेगा। तो आज की डेट में हम लोगों का जो रहना सहना खाना पीना हो चुका है, और वो कैसे, जैसे कि आज की डेट में आप लोग क्या करते हो, जैसे गाय का दूध पीते हो, भैंस का दूध पीते हो, तो उनके इंजेक्शन लगाए जाते हैं। वो जो चारा खा रहे हैं खेतों में से वो निकल के आते हैं, उसमें दुनिया भर की उल्टी सीधी दवाइयाँ डाली जाती हैं। जो पानी पिया जा रहा है वो भी आप लोगों को देखने का, उसमें कहीं क्लोरीन मिल के आ रहा है, कहीं कुछ। तो एक तरीके से हर जगह कोई आप लोग सी फूड खा रहे हो उसमें देखने को मिलेगा। अगर कहीं पर कोई सब्जियां उगाई जा रही हैं, उन सब्जियों के अंदर भी आप लोग कई बार बुरे कंटेंट देखने को मिलते हैं। जैसे कि दिल्ली में यमुना वाला रीजन है, उसके आसपास सब्जियां उगाई जाती हैं, तो वो लोगों की स्किन के ऊपर इंपैक्ट डाल रही है, उनकी आंखों के ऊपर इंपैक्ट डाल रही है, उनकी बॉडी के ऊपर, बेसिकली खासकर अगर हेयर के ऊपर इंपैक्ट डाल रही है। तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में ऐसी ऐसी चीजें जा रही हैं। तो हमारी बॉडी ऑलरेडी जो है इन सब इस उल्टी सीधी चीजों से भरी पड़ी है। तो मान लीजिए अभी यहाँ पर गाय के अंदर जो भैंस के अंदर जो इंजेक्शन गया, अब वो इंजेक्शन जो है अब हम लोग दूध पियेंगे तो इनडायरेक्ट वे में हमारे अंदर आ गया वो। तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर आप लोग देखोगे कि हमारी बॉडी में जो दवाई जा रही है उस दवाई से ज्यादा खतरनाक तो हमारी बॉडी में वायरस वैसे ही पहुंचे हुए हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना, हमारी कंट्री में जितने कम लोगों की डेथ हुई है एज कंपेयर टू यूएसए में इतने सारे लोग मर गए। क्यों? हम ऑलरेडी इतने पोल्यूटेड चीजों में रहते हैं, हमको ना प्रॉपर खाना मिल पाता है, ना प्रॉपर हवा मिल पाती है साफ, ना प्रॉपर पानी मिल पाता है। तो वायरस क्या बिगाड़ लेगा, ये ऑलरेडी इतने वायरस को एंजॉय कर रहे हैं। तो वो कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो जब यहाँ पर ड्रग्स का, जब यहाँ पर काम करना, जो ड्रग्स आप लोग ले रहे हो वो ड्रग्स जो है वो काम करना बंद कर दे, जो बैक्टीरिया को मारती है बैक्टीरिया को मारना बंद कर दे। तो पहले आप लोगों ने जैसी दवाई खाई बैक्टीरिया की संख्या कम हो गई, पर लेकिन वो एंटीबायोटिक में जब यहाँ पर क्रिएट हो गया तो उनकी संख्या फिर से यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब ये कि अब दवाइयां जो है आप लोगों को ज्यादा ताकतवर लेनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से जो हम लोगों ने पहले कभी एंटीबायोटिक बनाई थी वही एंटीबायोटिक आज तक हम लोग यूज करते आ रहे हैं। और हमारी बॉडी में जिस तरह खाना पीना रहना सहना हमारा हो गया है, उन दवाइयों से रेजिस्टेंस होने लगा है, यानी कि वो दवाइयां इतनी कारगर अब नहीं रह गई हैं जो पहले हम लोग इस्तेमाल किया करते थे। तो इसकी वजह से कई बार जो इन्फेक्शन होता है, सॉरी यार
जो इन्फेक्शन होता है वो भी और ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो रीजन क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस आ गया, यानी कि एंटीबायोटिक जो हम लोग ले रहे हैं उससे काम नहीं हो रहा है, उसको रेजिस्टेंट यानी कि उसको प्रतिरोध करने की क्षमता हमारी बॉडी में क्रिएट हो चुकी है। अब ये जो एंटीबायोटिक है, इससे हाई पावर की एंटीबायोटिक हम लोग को चाहिएगी, वही बीमारी ठीक करने के लिए जो पहले हमारे शरीर में होती थी। ये इसलिए जो पुरानी दवाइयां हैं वो काम करना बंद कर चुकी हैं या फिर बहुत कम काम कर रही है। तो उसी की पावर बढ़ाने के लिए यहां पर इसके अंदर एडजुवेंट डाले जा रहे हैं। ये क्या है? ये ऐसे जैसे मान लीजिए आप लोग एक जूता पहनते हैं और जूते का तलवा जो है वो घिस जाता है। तो जब तलवा घिस जाता है तो आप लोग क्या करते हो, उसके अंदर से एक अलग से उसके अंदर तलवा चढ़वा देते हो नीचे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ऊपर का तो खोल जो था उसका सही था, पर लेकिन उसकी जो पैंदी घिस गई थी जूते की, तो आप लोगों ने नई पैंदी लगा दी उसमें, तो अब एक अच्छा सपोर्ट ही मिल गया उसको, तो वो आगे काम करने लगेगा। तो एंटीबायोटिक में यहां पर जो एडजुवेंट है यहां पर ये डाले जाएंगे, तो यहां पर ये क्या करेंगे, ये एंटीबायोटिक की ताकत बढ़ा देंगे, और जो बैक्टीरिया को पहले एंटीबायोटिक मार नहीं पा रही थी, अब उस एंटीबायोटिक की हेल्प से यहां पर ये बैक्टीरिया जो है वो मरेगा। यानी कि ये क्या करेंगे, इसकी ताकत बढ़ा देंगे, इसकी बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ा देंगे। तो यहां पर ये काम एडजुवेंट करने वाले हैं। तो इसी के चलते यहां पर ये पूरा आर्टिकल आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है, जो कि हेल्थ के फील्ड में काफी बड़ी एक तरीके से आप लोग एक खोज बोल सकते हैं यहां पर, कि नए इंग्रेडिएंट्स जो मिलाए जा रहे हैं यहां पर आज की डेट में, तो इसकी वजह से हेल्प करेंगे कि रिवाइव की जाए जो कि पुरानी, या यहां पर एक वर्ड यूज किया गया ऑब्सोलेट, इसका मतलब होता है पुरानी चीजें हो जाना, तो उसको फिर से रिवाइव यहां पर किया जाएगा। तो इसके चलते जो भी क्रिटिकल बैक्टीरिया हैं अब उनकी सामत आने वाली है फिर से, क्योंकि फिर से अब यहां पर चिट्टी 2.0 आ गया है यहां पर, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो इसी के चलते यहां पर ये पूरा आर्टिकल छपा है, यानी कि आने वाले टाइम पे ये लग रहा था कि अब नई हम लोग को एंटीबायोटिक मार्केट में लेकर आनी पड़ेगी, क्योंकि पुरानी वाली ने काम करना बंद कर दिया है। पर लेकिन स्टडी करके अब उन्हें ही रिजुवनेट किया जा रहा है, तो इससे फायदा ये देखने को मिलेगा कि पुरानी ही एंटीबायोटिक जो है वो प्रॉपर वे में काम कर पा रही है, अब उन्हीं को अच्छे से हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये बातें हैं यहाँ पर। तो फाइंडिंग क्या है यहाँ पर, तो एंटीबायोटिक एडजुवेंट यहाँ पर डाले जा रहे हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ पर ये रेजिस्टेंस को काउंटर करेंगे, तो इससे फायदा देखने को मिलेगा, और इसके चलते हम लोग चीजों को और अच्छे लेवल पर यहाँ पर सुधार पाएंगे। आप लोग इसको थोड़ा समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं यहाँ पर दूंगा। जैसे हमको अभी क्या हुआ, कोविड-19 के चलते सबको वैक्सीनेट किया गया। इनडायरेक्ट वे में अगर मैं आप लोगों से पूछूं ये वैक्सीनेशन क्या था, ये वैक्सीनेशन ये एक तरीके से डीएक्टिवेटेड वायरस था जो हमारी बॉडी में डाला गया। तो हमारी बॉडी में जैसे ही वो वायरस डाला गया जो कि क्षमता बहुत कम रखता था, तो उसको मारने के लिए हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसने एक दीवार खड़ी कर दी कि हाँ इसके ऊपर भाले और बाण और पत्थर गोले बरसाने, यानी कि एक हमारी बॉडी के अंदर में उस पर्टिकुलर वायरस के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। तो जब रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया यहां पर, तो अब कल को थोड़ा सा ताकतवर भी वायरस आएगा, तो ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में है जो कि उसको मारने के लिए, बिखेरने के लिए, साइड में फेंकने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो इस पैटर्न को आप लोग, सेम पैटर्न को यहां पर ये जो वैक्सीन है जो हमारी बॉडी में वायरस डाला गया, अब यहां पर इसको रोक पा रही है, यहां पर ये एक तरीका रेजिस्टेंस क्रिएट करना होता है। सेम रेजिस्टेंस जो है हमारी बॉडी में जो है वो एंटीबायोटिक को लेकर यहां पर हो गया था, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो अभी यहां पर यूज किया जा रहा है जो पोर्शन यहां पर मॉलिक्यूल का, तो यहां पर ये काउंटर कर पाएगा यहां पर कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम चल रही थी, और जो रेजिस्टेंस था यहां पर उसको ये टैकल कर पाएगा। अब आने वाले टाइम में और ज्यादा अच्छे रिजल्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये इस वजह से यहां पर बोला जा रहा है कि अब आने वाले टाइम में एक प्रोडक्टिविटी आप लोगों को यहां पर इसकी देखने को मिल सकती है, एक जो रिवाइव होती है आप लोगों को एंटीबायोटिक नजर आएंगी। कोई पूछ ले यार ये ड्रग रेजिस्टेंस छोटी सी तो बात है, हाँ दवाई खा रहे हैं उसकी वजह से बॉडी के अंदर में रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है, अब वो दवाई काम नहीं कर रही है, कौन सी बड़ी बात है यहाँ पर, ये कौन सी बड़ी बात है यहाँ पर ये। अब बड़ी बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूं। 2050 तक का ये माना जा रहा है कि 10 मिलियन लोगों की जान चली जाएगी, यानी कि आप लोगों को मोटे मोटे तौर पर बोले तो यहां पर 100 लाख लोगों की जान चली जाएगी, यानी कि 1 करोड़ लोगों की जान चली जाएगी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से, ओनली इसकी वजह से। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितनी खतरनाक चीज है ये पूरा एक तरीके से मतलब करोड़ों लोगों की जान लेकर जा रही है। तो यहां पर इसीलिए बोला गया कि ड्रग रेजिस्टेंस जो है वो आने वाले टाइम पे इतना खतरनाक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और यहां पर एक इकोनॉमिक स्लो डाउन जो कि यहां पर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पर हुआ था, ठीक है, तो उस तरह की कंडीशन यहां पर क्रिएट हो सकती है आने वाले टाइम पे। तो इसके चलते यूएन की जो एडहोक जो यहां पर इंटेलिजेंसी जो कोऑर्डिनेशन ग्रुप है ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिपोर्ट के द्वारा यहां पर ये बातें बताई गई हैं। कोई आप लोगों से पूछ ले कि स्टेटमेंट देकर कि ये बोला गया अभी रिसेंटली यहां पर कि 10 मिलियन के करीब लोग मर जाएंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से,
तो किसके द्वारा बोला गया है? तो यूएन एडहोक एंटीजेंसी, तो यहाँ वो सॉरी इंट्राजेंसी, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन ग्रुप के द्वारा यहाँ पर ये बातें बुलाई गई है इस रिपोर्ट के हिसाब से। एडहोक का मतलब क्या होता है? एक टेम्परेरी तौर पर, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। इसके साथ में ये बोला गया 2030 तक का एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर 24 मिलियन के करीब लोग जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में पहुंचा देगा। मतलब क्या है? मतलब ये कि मान लीजिए मैं एक लोअर मिनिमम परिवार से आता हूँ, एक काफी गरीब परिवार से आता हूँ, और मुझे जो है बीमारी हो गई, और वो जो बीमारी है उस टाइम पर मुझे जो दवाई मैंने ली वो दवाई काम नहीं कर पा रही है, फिर और ज्यादा बीमारी होती जा रही है। तो इसकी वजह से डॉक्टर की इतना ज्यादा पैसा चला जा रहा है कि लोग जो है वो गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी में यहां पर चले जा रहे हैं। तो ये काफी बुरी कंडीशन यहां पर क्रिएट कर दे रहा है, जो कि 2050 तक 3.8% एनुअल जीडी को नुकसान पहुंचाएगा। ये काफी ज्यादा खतरनाक है। लोग बोलोगे राक्षसों की तरह क्यों हंस रहे हो सर, ऐसा क्या हो गया? आप लोगों को पता नहीं होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में आज की डेट में भी हम लोग लगभग 2% मुश्किल से अपनी जीडीपी का खर्च कर रहे हैं, वो भी कोविड-19 के बाद में, जो कोविड-19 के ऊपर खर्च किया गया है। अब हम यहाँ पर तब खर्च कर रहे हैं, और यहां पर बता रहा है कि जीडीपी का नुकसान ही लगभग 4% ओनली एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से हो जाएगा। तो इसकी ग्रेविटी समझो आप लोग, इसकी ग्रेविटी क्या होगी। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है। आज की डेट में बोला जाए तो लगभग 7 लाख के करीब लोग जो हैं हर साल उनकी डेथ होती है ड्रग रेजिस्टेंस डिजीज की वजह से, ठीक है। इंक्लूडिंग जो लोग हैं वो डाई कर रहे हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, जो ट्यूबरक्लोसिस भी इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगी। टीबी की बीमारी बड़ी खतरनाक है। टीबी की बीमारी को लेकर अगर किसी ने भी लापरवाही बरती तो भाई साहब ये उसका नाम सत्य कर देती है। तो ये सारी चीजें ड्रग रेजिस्टेंस जो बीमारी की वजह से आप लोगों को देखने को मिलती है, यानी कि इंसान की लापरवाही, खान पीना, रहन सहन, उसकी जो डे बाय डे की एक्टिविटी है उसकी वजह से प्रॉब्लम निकल के सारी सामने आ रही है। आप लोग बोलोगे इतनी खतरनाक चीजें तो सरकार कुछ कर नहीं रही कि इस पे, दुनिया में कुछ कर नहीं रहे क्या? लोग कर रहे हैं पर लेकिन उतना रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं पर लेकिन इतना दिल जान लगाकर नहीं कर रहे हैं कि सिलेक्शन हो जाए। तो वही वाली चीजें कि हाँ पढ़ाई तो चल रही है पर लेकिन उतना हिम्मत नहीं आ रही है निकल के, तो वो हिम्मत लगानी पड़ेगी तभी सॉल्यूशन निकल कर आएगा, ठीक है। तो ये बात करें तो इनिशिएटिव तो कई सारे हैं, जैसे नेशनल प्रोग्राम है यहाँ पर एएमआर के ऊपर, एंटी जो माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है। इसी के साथ में नेशनल एक्शन प्लान है, एएमआर जो सर्विलेंस रिसर्च जो नेटवर्क देखने को मिलेगा, रिसर्च इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी है कई जगह, एंटीबायोटिक स्टोवर्डशिप जो प्रोग्राम भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो प्रोग्राम है, ऐसी बात नहीं है, पर लेकिन उनका यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है सही लेवल पर वो नहीं पता है अभी, इसकी वजह से रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक भी सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि 2015 से आप लोगों को देखने को मिलता है, और थीम भी यहां पर रखी गई थी कि स्प्रेड अवेयर स्टॉप रेजिस्टेंस, यानी कि अगर आप लोग कोई बीमारी झेल रहे हो और आप लोगों को कोई दवाई डॉक्टर ने दी है, उसका प्रॉपर कोर्स कर ही आप लोगों को काम करना है, ठीक है। तो ये तरीके से समझ सकते हैं। अभी रिसेंटली जब किसी को बीमारी होती है या फिर अभी आप लोगों ने देखा फीवर हुआ था जब, तो उस टाइम पर 5 दिन मैंने पूरा प्रॉपर दवाई खाई, प्रॉपर तरीके से अपना खाना पीना सही रखा, तब जाकर सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में आती है। आज की डेट में इम्यून सिस्टम जो है वो काफी वीक होते जा रहे हैं हमारे खाने पीने और रहने सहने की वजह से, तो इन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और यूज सर्विलेंस जो सिस्टम है यहाँ पर, जिसको ग्लास बोला गया है, तो ये लॉन्च किया गया था 2015 में यहाँ पर, ताकि यहाँ पर जो भी गैप है यहाँ पर उसको फिल किया जा सके हर एक लेवल पर और सब मिलकर यहाँ पर काम करें। क्योंकि ये नेशनल की प्रॉब्लम नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल की प्रॉब्लम आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलने लगी है। यूपीएससी को लगा यार बीमारी खतरनाक है, ज्यादातर इंपैक्ट डालती जा रही है लोगों के ऊपर, तो हमारे आने वाले भावी जो ऑफिसर्स हैं उनको इसके बारे में पता होना चाहिए, तो इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ डाला यूपीएससी ने भी, ताकि हर एक इंसान जो है वो इसके बारे में अवेयरनेस हो सके। क्योंकि इसके बारे में पढ़ेंगे तो जानेंगे, और जानेंगे तो फिर ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट कर पाएंगे, पॉलिसी बना पाएंगे। तो इसी के चलते मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रोबियल पैथोजन, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया कि इसके रीजन क्या है वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो आप लोगों से पूछा गया कि करेक्ट आंसर आप लोगों को देना है यहाँ पर, और 4 स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस भी लगाकर इस्तेमाल करोगे तो आसानी से आंसर दे दोगे। बोला है कि जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन ऑफ सम पीपल, यानी कि कुछ लोगों के अंदर में जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन जो होती है उसकी वजह से ये बीमारी देखने को मिलती है, ठीक है। पढ़ लो पहले, उसकी बातें आराम से बातें डिस्कस करेंगे। बोला गया कि टेकिंग इनकरेक्ट डोज ऑफ द एंटीबायोटिक टू क्योर द डिजीज, ठीक है। तो इनकरेक्ट डोज ले लिया, जितना डॉक्टर ने बोला था उसके हिसाब से नहीं ली, यानी कि दूसरी तो स्टेटमेंट अभी पढ़ाई है यहाँ पर, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। अगर सेकंड स्टेटमेंट सही है तो ये स्टेटमेंट यहाँ से गायब हो जाएगी, ठीक है। यूजिंग एंटीबायोटिक इन लाइव स्टॉक फार्मिंग, यानी कि जानवरों को दवाइयां देना, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया इसके बारे में, यानी कि तीसरा भी सही है। अगर तीसरा सही होता है तो यहां पर ये वाला चला जाता है। मल्टी क्रोनिक डिजीज इन सम पीपल, यानी कुछ लोगों में अलग अलग तरीके की बीमारी होना, तो
अलग अलग तरीके की बीमारी होने से कोई रिलेशन है यहाँ पर कि उसको कई बीमारी हो रखी है, ठीक है। तो कई बीमारी हो रखी है वो एक अलग चीज है, पर लेकिन रेजिस्टेंस किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, तो वो यहाँ पर ये जस्टिफाई आप लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पहले वाला स्टेटमेंट यहाँ पर, इससे तो आप लोग पूरा ही ये निकाल सकते हैं, यहाँ पर ये खत्म हो जाएंगे स्टार्टिंग में दोनों, कि जेनेटिक बोल दिया इसमें, तो जेनेटिक का तो कोई रिलेशन ही नहीं था यहाँ पर, तो वहां से भी आप लोग इसको कट कर सकते हैं। तो यानी कि आंसर आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, और आंसर यहाँ पर बी हो गया, यानी कि 2 और 3 जो है वो मेन कोज है जिसकी वजह से यहाँ पर ये बीमारी वगैरह आप लोग को देखने को मिल रही है। पूरा ही टॉपिक अगर एक ही क्वेश्चन में कवर करना है तो ये भी एक इंटरेस्टिंग तरीका है, पूरी स्टेटमेंट पढ़ो और क्वेश्चन का आंसर दो। इसी के बारे में बोला गया है कि वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस जो वीक है, यहाँ पर अवेयरनेस फैलाने के लिए, सीधी सीधी बात है यार, और किस चीज के लिए होगा, ठीक है। इसी के साथ में ये पूरा इनिशिएटिव लिख दिया है, ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यूज सर्विलेंस सिस्टम, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इसी के साथ में कंटिन्यू फिल करना है गैप, जो कि इंफॉर्मेशन और स्ट्रेटेजिक ऑल द लेवल, ठीक है। बोथ यहाँ पर WA यानी कि यहाँ पर वर्ल्ड जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वीक और यहाँ पर GLASS दोनों लॉन्च किए गए 2015 में। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये सारी चीजें अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाई है डिटेल में। आंसर दीजिए, देखता हूँ कौन सी आंसर देता है, भूलना नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर क्या है सही? आंसर डी है। ये सारी चीजें अभी आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाई काफी डिटेल में, तो कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप लोग देखते हैं दोनों को 2015 में ही लॉन्च किया गया, तो सारी बेसिक चीजें भी अगर कोई आप लोगों को लिखने के लिए पूछ ले तो बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी रखकर आप लोगों को चलना है। तो पूरे टॉपिक को ऐसे तैयार करो कि बाल की खाल निकाल लो, अब कोई पूछे भी आप लोगों से तो आप लोग उसको भी बता सको, ठीक है। एक स्लाइड और डाल रखी है यहाँ पर जिसमें शॉर्ट फॉर्म में कई सारी चीजें दे रखी है। यहाँ पर AMR क्या होता है जो आप लोग एक्सप्लेन किया ना, तो एक्स्ट्रा भी चीजें आप लोगों को स्लाइड में कई बार देखने को मिल जाती है, ठीक है। कि यहाँ पर इंपैक्ट क्या क्या आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इतने लोगों को मार रही है, कि लाइफ इसकी जो यहाँ पर एक तरीके से लाइफ सेविंग मेडिकल जो प्रोसीजर यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा चीजों को कंट्रोल करने के लिए। तो ये सारी चीजें कुछ एक्स्ट्रा भी आप लोगों को स्लाइड में देखने को मिलता रहता है, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूं कि स्लाइड जो होती है इसका जो PDF होता है वो जरूर आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लिया करो, सारी चीजें आप लोगों को इकट्ठी वहां पर मिल जाती है, ठीक है। फीडबैक जरूर देना कैसा लगा, अगर कोई डाउट हो तो उसको दूर कर आगे बढ़ना है, ओके। चारों तरफ यही शोर, कैसे क्लीन एनर्जी को लाएं अपनी ओर, कोयले से हो गए सबके सब बोर, ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। यानी कि कोयले ने सबकी खस्ता हालत कर डाली, तो इसलिए सब फोकस कर रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस किया जाए, जिसको आप लोग अक्षय एनर्जी के नाम से भी आप लोग जानते हैं। और हमारे देश ने भी टारगेट रखा है इसके ऊपर कि 50% क्लीन एनर्जी लेकर आएंगे, ठीक है। और 500 गीगावाट हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की और टारगेट रखे हुए हैं 2030 तक का। तो ये डेडलाइन है हमारे देश के अंदर में। तो ये ऐसा एक इशू है जो कि रेगुलरली आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलते हैं, तो इसके बारे में एक हल्की सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास में होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें आखिर न्यूज में क्यों आ गया, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो न्यूज में आ गया हमारी कंट्री में जो मिनिस्टर हैं, जो कि पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं RK सिंह साहब, उनके द्वारा यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है कि इसको जल्दी ही अचीव किया जाएगा। और आप लोगों को पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी जो है वो वादे करके आए थे यहाँ पर ग्लासगो के अंदर जब गए थे यहाँ पर, जिसमें बात की थी ना कि 2070 तक हम लोग को 0 एमिशन करना है। तो ये भी एक मुद्दा भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये आता है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है इसमें क्या क्या सोर्सेज आते हैं। देखिए नाम से ही रिन्यूएबल लग रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि छिपकली की पूंछ है, काटो फिर से निकल आएगी, तो वो वाली कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो रिन्यूएबल एनर्जी छिपकली की पूंछ जैसी ही है। जैसे अगर बात करूं, आप लोगों को क्या लगता है कि सूरज की रोशनी जो है अगर उसको आप लोग इस्तेमाल करना यूज करना स्टार्ट कर दे तो क्या वो खत्म हो जाएगी? नहीं यार, 2 किलो सूरज बचा हुआ है, खत्म हो जाएगा भाई साहब, अभी नहीं यूज करते हैं। अबे जादू थोड़ी ना है, जादू की एनर्जी खत्म हो रही है तो सूरज है वो चलता रहेगा अपना, ठीक है। तो उसकी पृथ्वी के ऊपर जो रोशनी पड़ रही है, अब कितना भी इस्तेमाल कर लो उसको, ठीक है, ना कहीं खोदना है ना कहीं बैटरी रिचार्ज करके आप लोगों को बनाना है उसको, मतलब सूरज की किरणें आ रही हैं धरती पर, नेचुरली आ रही हैं, तो कितनी भी यूज कर सकते हो आप लोग। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी कैटेगरी में आ गया। अब मान लीजिए एक हवा निकल कर आई, वो हवा जो है उसको हम लोगों ने पंखा चलाया और टरबाइन घुमा लिया, तो ये क्या बन गया? हमारे लिए एनर्जी बन गई। अब यहाँ पर ये थोड़ा ना बोलेगा पाकिस्तान ये मेरी हवा है, इससे तुम एनर्जी मत बनाना, ठीक है, मेरी तरफ से आई हवा है ये, ठीक है। हम लोग बोलेंगे भाई साहब हमारी तो पता नहीं, हमारी तरफ से हवा पानी पता नहीं क्या क्या लेते हो तुम, ठीक है। तो ये चीजें होगी। ऐसे ही पानी हो गया, ठीक है, तो पानी यूज किया जाता है, ठीक है। जियोथर्मल जो कि जमीन के अंदर से एनर्जी निकलती है, और बायोमास, तो यानी कि ये सारी जो एनर्जी होती है ये रिन्यूएबल एनर्जी कैटेगरी में आती है। इसका मतलब ये है कि अगर इनसे एनर्जी क्रिएट करोगे तो ये खत्म नहीं होंगे, ये अपने आप फिर से क्रिएट हो जाते हैं। तो ये ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो जैसे हमारे देश में अगर कोई पूछने लगे कि हम लोग कैसे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना कितना इसका इंजॉयमेंट हमारा चल रहा है अभी, तो विंड जो है वो लगभग 40 गीगावाट है, सोलर जो है 50 गीगावाट, बायोस्फीयर जो है वो लगभग 10, स्मॉल हाइड्रल पावर लगभग 4 के करीब है, और लार्ज हाइड्रो पावर लगभग 46 के करीब है। तो
तो टोटल मिलाकर 150 के करीब कैपेसिटी हम लोगों ने अपनी रिन्यूएबल एनर्जी से बना रखी है। तो ये काफ़ी अच्छा है कि हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और सोलर एनर्जी तो एक ऐसी चीज़ है कि इसका जितना इस्तेमाल करो उतना कम है, ऊपर से कोई पोल्यूशन भी नहीं है। वो अलग चीज़ है कि पोल्यूशन जो होगा वो सोलर प्लेट वगैरह उनको इस्तेमाल नहीं करना, तोड़ फोड़ के फेंक दिया तो वो एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्रिएट हो सकता है। पर लेकिन वैसे जैसे हम लोग नहीं ईंधन जलाते हैं, लकड़ी जला दी, उसमें से दुनिया भर का धुआं निकल रहा है, ठीक है, कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें खतरनाक हो जाती है, ठीक है। तो इसी के चलते यहाँ पर हमारी कंट्री में अभी कुछ अप्रूवल भी दिया गया अलग अलग एरिया में, जिसमें यहाँ पर आने वाले टाइम में और काम होगा। यहाँ पर सोलर पार्क बनाए जा रहे हैं अलग अलग कई सारे एरिया में। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है लगभग 30 गीगावाट सोलर पार्क, ठीक है, ये अभी गुजरात के अंदर इंस्टॉल किया गया। तो हमारी कंट्री में कई सारे बड़े बड़े पार्क बनाए जा रहे हैं, जिसके चलते हम लोग सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। इससे वो बातें होती है कि आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी कि एनर्जी की एनर्जी बन गई ना, तो किसी से खरीद के लेकर आनी पड़ी कि हाँ भाई कच्चा तेल है यार, खरीद के लेकर आएंगे, रसिया से खरीद के लेकर आएंगे हम, किसी और कंट्री से खरीदना ही क्या है। सूरज देवता ये कहते हैं कि भाई साहब लो अपना एंजॉय करो, किसी से बातें नहीं करनी है, अपने घर की छत पर लगाओ और एंजॉय करो। इवन सरकार से बातें नहीं करनी, अपना खुद का लगा लो आप लोग सोलर पैनल जाकर और अपनी बिजली बनाओ, बिजली का बिल देने की कोई जरूरत ही नहीं है। बस एक बार मुझे खरीद कर लेकर आ जाओ सोलर पैनल को, यानी कि फिर एंजॉय करो अपनी लाइफ में। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये एक तरीके से उन एरिया में भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा सकते हैं जिन एरिया में हम लोग बिजली के खंभे नहीं लगा सकते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है वहां पर कि सोलर पैनल ले जाके रख दो, धूप आएगी धूप आएगी, वैसे ही अपना काम स्टार्ट हो जाएगा। तो है ना बढ़िया तरीका। फिर भी कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, यानी कि फिर भी कोई ना कोई चैलेंज होगा इसके अंदर। तो हाँ बिल्कुल चैलेंज है। तो कटप्पा कौन है यहाँ पर? कटप्पा है यहाँ पर कि हमारी कंट्री के अंदर में जो कैपेसिटी है डोमेस्टिक प्रोडक्शन की वो काफी कम है। अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है वो लगभग 15 गीगावाट पर ईयर है, ठीक है, पर लेकिन डोमेस्टिक जो प्रोड्यूस किया जा रहा है वो 3.5 ओनली प्रोड्यूस यहाँ पर किया जा रहा है, यानी कि प्रॉपर कैपेसिटी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है जो फोटोवोल्टिक सेल होती हैं। रीजन क्या है? रीजन और भी कई सारे हैं। अगर सबसे बड़ी बात मैं बोलूं कि सिलिकॉन जो इसके अंदर यूज किया जाता है वो इसी के साथ में जो मोस्ट एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल ये नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, यानी कि बाहर से हम लोग को लाना पड़ता है। 100% सिलिकॉन वेफर जो है हम बाहर से लेकर आते हैं और लगभग 80% जो है वो सेल लेकर आते हैं। तो आप लोग ये बताओ, ये तो बिल्कुल यही वाली बात होगी कि हम लोगों को घर बनाना है अपना, और भाई साहब हमारे पास में तो कुछ है ही नहीं है। हमारे पास में ना ईंटें हैं, हमारे पास में ना सीमेंट है, ना लकड़ी के दरवाजे और वो सब चीज़ें हैं। तो कैसे घर बनेगा? सारी चीज़ें खरीद कर लेकर आनी पड़ेगी, तो इसलिए घर जो है महंगा लगेगा। कई बार क्या होता है, आप लोगों ने अक्सर ऐसा देखा होगा, अगर घर एक जगह से तोड़े दूसरी जगह पर ले जाकर बनाए तो यार उस घर के किवाड़ यूज़ कर लिए, एक तरीके से सिल्ली गाटर वगैरह वो सारी चीज़ें यूज़ कर ली, तो इस तरीके से चीज़ें चलती है। पर लेकिन अगर सारी चीज़ें नहीं लानी पड़ जाए तो एक मिडिल क्लास फैमिली को काफ़ी दिक्कत पड़ जाती है। तो वही सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो रॉ मटेरियल जो है जैसे सिलिकॉन एल्यूमिनियम जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और ये बाहर से लेकर आना पड़ता है, इंपोर्ट करते हैं 100%। तो ये सबसे बड़ा कटप्पा है यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में। तो इसलिए हमारा बाहुबली यानी कि हमारा सोलर एनर्जी सेक्टर जो है वो ढंग से आगे नहीं चल पाता है। कटप्पा को मारने के लिए गवर्नमेंट ने कोई काम किया है? जी हाँ, गवर्नमेंट काम नहीं करेगी तो काम कैसे चलेगा? ऐसे ऐसे कटप्पाओं से गवर्नमेंट ही निपटती है। इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा कई सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे एक PLI स्कीम है, ये इतनी ज़्यादा न्यूज़ में रही, इसके ऊपर कई क्वेश्चन भी बन गए। फुल फॉर्म बताओ चलो इसकी। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव, यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट आप लोग बना रहे हैं, जैसे मैं बोलूँ कि आप लोग जो है बच्चों को जाकर पढ़ाई जो है करवाना स्टार्ट करो, आप लोग बोलोगे सर किताबें चाहिएगी, मैंने कहा चलो ठीक है इकट्ठा करके पैसे किताबें इकट्ठा करते हैं, फिर सबको जो भी पढ़ाएगा उसको किताबें दे देंगे बच्चों को, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया कि सपोर्ट प्रोवाइड करा दिया। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि तुम्हारा जितना खर्चा आ रहा है यहाँ पर उसमें से कुछ सपोर्ट जो है वो हम प्रोवाइड करा देंगे। जैसे टैक्स मान लीजिए 18% लग रहा है, ठीक है, तो ऐसा करो चलो तुम 12% दे दो, 6% की हम तुमको छूट दे देते हैं यहाँ पर। तो ये एक इंसेंटिव हो गया एक तरीके का, ठीक है। तो इससे सपोर्ट मिल जाता है। डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, अगर डोमेस्टिकली जो चीजें मिल जा रही हैं उनका इस्तेमाल करके बना रहे हैं तो वो भी एक अच्छा रहता है। तो इसके ऊपर ही फोकस किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ में बेसिक कस्टम ड्यूटी, जो अगर बात करें इम्पोजिशन बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ऑफ सोलर जो फोटोवोल्टिक होती है, ठीक है, ठीक है, सेल। तो इससे क्या रहता है, गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया कि बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी, ठीक है, ऑन इंपोर्ट, ठीक है। तो ये एक तरीके से यहाँ पर ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिल रही है, ताकि अगर अपने ही देश में हम लोग मैन्युफैक्चर करने लगे, बाहर से खरीद के न लेके आए, तो इससे क्या होगा, एक तरीके से उनको क्या करते हैं, एक नहीं डिसइंसेंटिव किया जा रहा है, यानी कि एक तरीके से तुमको कह रहा है कि बाहर से क्यों ला रहे हो, अपने ही देश में खरीदो तुम और अपने देश में बनाओ, ठीक है। तो वाली चीजें हैं। मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज दिए जाते हैं कई बार, उन्हें कई बार मम्मी पापा आप लोगों को, आप लोग बोलते हो कि हाँ ठीक है ये काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो चलो ठीक है तुमको आज ना पार्टी देते, बाहर घुमा के लेकर आते हैं, ठीक है।
हालांकि सबके जो है इतने खुशनसीबी नहीं होती सबके घरों में कई बार थप्पड़ लगते हैं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो ठीक है। तो एक इंसेंटिव दे देना, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर में कई बार ठीक है 25% इन नॉन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, 20% इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो कई बार सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी मतलब सपोर्ट काइंड ऑफ चीजें, तो उसमें भी गवर्नमेंट जो है सपोर्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश करती है। यानी कि गवर्नमेंट हर जगह आती है, निकल कर आती है ताकि एक माहौल बने। तो इससे फायदा क्या होगा, एक तो एनर्जी के ऊपर किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी, अपने ही देश में हम लोग अपनी चीजें मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं, तो इसी के चलते हम लोग इंप्लॉयमेंट भी जनरेट कर पा रहे हैं। और एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर जब हम लोग पैसा देंगे, किसी को सैलरी देंगे, तो अपने ही देश के लोगों को सैलरी देंगे, उनसे फिर वो कुछ सामान खरीदेंगे, अपने ही देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ना स्टार्ट होगी, तो अपनी ही इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में इंप्रूवमेंट होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो ये होता है आम के आम और गुठलियों के दाम, अगर अपने ही देश में अपने ही हिसाब से अपने ही आप काम कर रहे हैं हम लोग। ये काफी इंटरेस्टिंग है और आप लोगों के लिए तो खासकर एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। ये एक तरीका ऐसा इंडेक्स होता है जो कि यहाँ पर गाइड करता है कि देश में पॉलिसी बनाने वाले लोग किस तरीके से अपनी पॉलिसीज बना रहे हैं, कैसे कैसे चीज़ों को आगे लेकर चल रहे हैं, और कैसे एनुअली हर एक कंट्री में किस किस लेवल पर कौन कौन सी एनर्जी कितनी एडिशन उसके अंदर हो रहा है, और काम कौन करता है इसको तैयार करने में। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है यहाँ पर, वो यहाँ पर इसको तैयार करता है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से कि हाँ ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसके चलते एक तरीका जो डिसीजन मेकर है, एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल इंडेक्स का पता चलता है कौन कौन कैसे कर रहा है। उन्हें कहते हैं दूसरों की गलतियां सीख कर फिर आगे बढ़ो, यहाँ पर तो उस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमी या फिर इंस्टीट्यूशनल, सोशल, जियोपॉलिटिकल, हर एक लेवल पर फिर चीज़ों को कंसिडर किया जाता है, और कैसे कैसे एनर्जी को कहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है वो चीज़ें देखने को मिलती है। इसके बारे में बात करें इंडेक्स में, अगर एशिया के अंदर में, तो मलेशिया आप लोगों को देखने को मिलता है, थाईलैंड, वियतनाम, तो यहाँ पर आप लोगों को ये टॉप कंट्री देखने को मिलेगी। हमारी कंट्री की रैंक जो है वो 87 है, ठीक है, ये आप लोग याद रखते हैं। और वैसे टॉप पर तो ये देश रहते हैं अपना, जो अपना लाइफ को एंजॉय करते हैं, पहले पर स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड। तो ये यहाँ पर आप लोगों का लाइफ स्टाइल जो है ना वो बड़ा ही शानदार नजर आएगा। यानी कि यहाँ पर एजुकेशन के बारे में बात कर लें, हेल्थ के बारे में बात कर लें, यहाँ पर एनर्जी के बारे में यहाँ पर बात कर लें, इनका एक लाइफ स्टाइल बड़ा ही स्टैंडर्ड लेवल का आप लोगों को देखने को मिलता है। इसीलिए इन कंट्रीज को हम लोग डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। हमारे देश में भी टारगेट रखा गया ना कि 2047 तक हम लोग अपने देश को डेवलप बनाएंगे, तो वो यहाँ पर ये ऑलरेडी उस कैटेगरी में हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा अक्सर इंडिया से जो लोग हैं वो छोड़ छोड़कर क्या करते हैं कि हाँ यार हम लोग यूएस से जाएंगे, यूरोप जाकर रहेंगे, ठीक है। अभी तो ऐसी भी न्यूज़ आ रही थी कि जो यूएसए के लोग छोड़ छोड़कर यूरोप में जाने लगे। और ये सारी कंट्री कहाँ पर है, ये आप लोगों को मैक्सिमम आप लोगों को यूरोप में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि यूरोप ज़्यादा बेटर लाइफ स्टाइल लीड करता है एज कम्पेयर टू दुनिया में। अगर कहीं भी आप लोग जाओगे तो वहाँ पर आप लोगों को सबसे ज़्यादा शानदार तरीके से ज़िंदगी लोग जीते हुए नजर आएंगे। इसीलिए लोग ललचाते हैं कि यार कम से कम यहाँ पर जाके रहने का मौका मिले तो हम लोग रहें। हमारे देश के दुनिया भर के लोग अभी देश छोड़कर गए, आप लोगों ने देखा होगा, तो अलग अलग देश में जाकर लोग बस रहे हैं, ये भी आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। ये तो इसके ऊपर पूरी राम कथा हो गई जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर सुनाई कि हाँ क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ से कैसे हम लोग इसको निकाल कर लेकर आ पा रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर यूपीएससी के द्वारा पूछा गया 2017 में, और डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट के बारे में यहाँ पर पूछा गया कि डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट समटाइम्स सीन इन द न्यूज विद रेफरेंस टू, तो किसके रेफरेंस में यहाँ पर ये पूछा गया। तो अभी मैंने आप लोग क्या बताया यहाँ पर कि सोलर पैनल को डेवलप करने के लिए यहाँ पर इसके बारे में बातें की गई। तो यहाँ पर क्या दे रखा, टीवी, फूड प्रोडक्ट है, ये ऐसी चीज़ें दे रखी हैं। तो अगर आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो आप लोग तुरंत उसका आंसर दोगे कि भाई साहब ये है आंसर, फालतू में हमको ना फुद्दू मत बनाओ, ठीक है। तो आप लोग जब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर आप लोग फोकस देते हैं ना, तो फिर इस तरीके से आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि कभी भी चीज़ें रटनी नहीं है यार, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। जब कॉन्सेप्ट क्लियर आप लोगों का एक बार हो जाएगा तो फिर आप लोग किसी को पढ़ा भी सकते हो, उस लेवल पर आप लोग काम करोगे यहाँ पर, ठीक है। तो डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट जो है वो एक तरीके से सोलर पैनल डेवलपमेंट के बारे में बात की गई, और इसके चलते यहाँ पर काम ये किया गया कि अपने ही देश में हम लोग अपनी ही चीज़ों को जो है उसको ढंग से लेकर चल सकें, ठीक है। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन जो हमारी कंट्री में स्टार्ट किया गया था 2010 में, वो वहाँ पर फोकस किया गया था इसके अंदर में। और भी कई जगह जैसे नेशनल सोलर मिशन के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों को चीज़ देखने को मिलेगी। तो कई जगह ये इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं है हमारे ही देश के अंदर आप लोग देखते हैं अर्जेंटीना, मैक्सिको, ब्राज़ील, मतलब सब इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने डोमेस्टिक लेवल पर चीज़ें यहाँ पर करनी चाहिए, तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। और हमारी कंट्री में भी जो मिशन है उसके ऊपर हम लोग काम करें तो हमारी कंट्री के अंदर भी इसमें अभी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि अपने ही घर में उगाओ और अपने ही घर में खाओ और जिंदगी को मजे करो, ठीक है। ऐसे आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है,
वर्ल्ड में लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो है वो 30 गीगावाट का सोलर एनर्जी जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर वो इंस्टॉल करने की बात की गई यहाँ पर किस कंट्री के द्वारा, ठीक है। तो इंडिया के द्वारा यहाँ पर बात की जा रही है, चाइना के द्वारा, यूएसए के द्वारा, नॉर्वे के द्वारा। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है? तो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस किया था वो, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए कि हमारे देश में यहाँ पर बात की जा रही है। तो हमारे ही देश में आप लोगों को इंटरनेशनल सोलर अलायंस आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका हेडक्वार्टर बताइए जरा कहाँ पर है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा यहाँ पर ये इंस्टॉल किया जा रहा है। तो ये बेसिक चीजें हैं यार, कल को क्वेश्चन पूछे डायरेक्ट तो आप लोगों के माइंड में इनको लेकर क्लैरिटी रखनी है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर इसका ए हो गया, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो तो बताना जरूर, फीडबैक देकर जाया करो, जो भी आप लोगों को लगता है सही या फिर गलत तो उसको आप लोग अच्छे से पार्टिसिपेट किया करो, ओके। एक बच्चे का मैसेज आया और वो कह रहा है कि सर बधाई हो, 11 और रामसर साइट जो हैं वो हमारी कंट्री की ऐड हो गई हैं, तो ये टोटल मिलाकर अब 75 हो गई हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बता दूं कि ये खुशी की बात नहीं है। आप लोग बोलोगे कैसे, खुशी की बात क्यों नहीं है यार, इंटरनेशनल लेवल पर हमारी रामसर साइट रिकॉग्नाइज की जा रही है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, जो रामसर साइट होती है, रामसर साइट में उन पर्टिकुलर एरिया को डाला जाता है जो कि आने वाले टाइम पर लगता है कि जिसके ऊपर जो एक नहीं उसकी खस्ता हालत हो सकती है, उसके पर्टिकुलर एरिया के इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए उसको रामसर साइट के अंदर डाला जाता है। यानी कि हमारे देश में और भी बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जो ऑलरेडी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी प्रोडक्टिव हैं। अगर बात करें इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी खिले, उन्हें कहते हैं कि खिलते फूलते हैं, पर लेकिन अगर रामसर साइट में किसी पर्टिकुलर लोकेशन को आप लोग डाल देते हो तो इसके लिए इंटरनेशनल लेवल से हम लोगों को पैसा मिलने लगता है कि आप लोगों को इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी है। अगर प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कराई तो इसकी खस्ता हालत यहाँ पर हो जाएगी। तो ये बातें हैं यहाँ पर। अच्छी बात थोड़ी सी आप लोग यहाँ पर ये बोल सकते हो कि पैसा मिलने लगता है इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए, पर लेकिन सोचो कि कोई पर्टिकुलर एरिया ऐसा हो गया कि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी पड़ रही है, तो इसका मतलब कि उसमें कोई ना कोई दिक्कत होनी स्टार्ट हो गई है। तो ये कोई एक ऐसी चीज आप लोग बोल सकते हो कि वैसे तो सही है कि फंड मिलना स्टार्ट हो गया, पर रियलिटी में फंड दिया इसीलिए जा रहा है क्योंकि इससे ज़्यादा अगर सिचुएशन खराब होगी तो यहाँ पर इसकी कंडीशन और ज़्यादा खराब हो सकती है, ठीक है। तो ये एक ऐसा आर्टिकल है जो अभी रिसेंटली जो 3 बार न्यूज़ में आ चुका है। 3 बार कैसे आ चुका है? पहले 59 थी, जब 59 थी उसमें ऐड किया गया था, तो यहाँ पर अभी आप लोगों को 5 देखने को मिली थी। 5 जैसे ही ऐड हुई तो ये 64 हो गई और 64 में अब 11 ऐड हो गई, तो टोटल मिलाकर 75 हो गई। एक अच्छी चीज़ ये लगी बस मुझे यहाँ पर कि आज़ादी की 75वीं सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उसमें 75 रामसर साइट अब हमारे देश में हो गई है। तो ये एक अच्छी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, जो कि कहीं ना कहीं एक जो सिंक्रोनस वे में यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिली। तो अभी हमारे देश का टोटल अगर बात करेंगे 13,26,677 हेक्टेयर जो एरिया है वो टोटल मिलाकर 75 ऐसी रामसर साइट के अंदर यहाँ पर आ गया है। तो हमारे देश का टोटल एरिया आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा जो आज की डेट में रामसर साइट के अंदर इंक्लूड हो गया है। तो ये आर्टिकल पीआईबी के द्वारा भी कवर किया गया, अलग अलग न्यूज़पेपर के द्वारा भी कवर किया गया। जो टोटल रामसर साइट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है जो नई अभी ऐड की गई है, तो इसमें से आप लोगों को यहाँ पर उड़ीसा में देखने को मिलेगी, एक मध्य प्रदेश में, कुछ आप लोगों को तमिलनाडु में, कुछ महाराष्ट्र में और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये टोटल मिलाकर 11 ऐड की गई हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगा, ये टोटल आप लोग देखते हैं जो रिसेंटली अभी नया एडिशन हुआ है 11 की साइट के नाम यहाँ पर है। अगर आप लोग इन राज्य से आते हैं, जिन राज्य की ये साइट ऐड की गई है, एक तो आप लोगों को ये प्रिपेयर करना है जिस भी राज्य से आप लोग आते हैं, जो रिसेंटली अभी ऐड की गई है वो सारी की सारी साइट आप लोगों को नहीं रटनी है। पर हाँ, अगर आप लोग पर्टिकुलर स्टेट से आते हैं तो उसको आप लोग थोड़ा सा फोकस जरूर दे लीजिएगा। इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों को मैंने डिस्कस किया था कि 5 नई ऐड अभी रामसर साइट हुई थी, तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल में। तो उसी आर्टिकल में वो सारी बेसिक चीज़ें मैंने आप लोगों से उस टाइम पर डिस्कस की थी कि ये एक ऐसा पर्टिकुलर यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया एक रामसर कन्वेंशन है जो कि ईरान के अंदर यहाँ पर ये स्टार्ट किया गया था। तो रामसर साइट जो है यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले जब दाव है कि हमारी कंट्री में साइट पे साइट ऐड की जा रही है, तो उससे पहले भी आप लोगों ने यहाँ पर देखने को मिली थी 10 वेटलैंड यहाँ पर ऐड हुए थे। तो ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं पुराने टाइम से अगर आप लोग यहाँ पर एक अंदाजा लगाएंगे तो एक पूरा एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं अभी आने वाले टाइम में क्वेश्चन आप लोगों से इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो रामसर साइट के बारे में आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर ये ईरान के अंदर लोकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी रामसर। तो ये जो रामसर एरिया है यहाँ पर कैस्पियन सी जब आप लोग देखोगे
एग्जैक्ट लोकेशन में आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं ताकि आप लोग इसके साथ में कनेक्टिविटी कर पाओ। ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है रामसर वाला एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये पूरा कैस्पियन सी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कैस्पियन सी के जस्ट किनारे पर आप लोगों को यहाँ पर ये रामसर ईरान के अंदर पर्टिकुलर लोकेशन है जहां पर ये कन्वेंशन साइन किया गया और ये बोला गया कि यार इनको प्रोटेक्ट करना है। तो 2 फरवरी को यहाँ पर 1971 में इसको साइन किया गया, पर लेकिन जो फोर्स में आया ये 1975 यानी कि 1975 में आया, ताकि यहाँ पर कुछ भी अगर जो वेटलैंड है उसके साथ में गलत हो रहा है तो उसको प्रोटेक्ट कराया जा सके यहाँ पर। तो यहाँ पर एक तो अगर बात करें यहाँ पर तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो भी कन्वेंशन है यहाँ पर, ठीक है, तो उनको कैसे हम लोग अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस है, कैसे उनका मैनेजमेंट अच्छा हम लोग कर सकते हैं। खासकर इंटरनेशनल इंपोर्टेंस हो जाती है अब उनकी, जो कि लिस्ट में आ गए, तो अब और अच्छे से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और इसी के साथ में जो ट्रांस बाउंड्री यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर कोई एरिया है तो उसके ऊपर कैसे फोकस दे रहा है, यानी कि पता चला हम तो ठीक है कि बोल देंगे ठीक है, पर लेकिन सामने वाला उसको नहीं उस तरीके से प्रोटेक्ट कर पा रहा है। तो एक बैलेंस बनाना भी काफी ज्यादा जरूरी है। और इसमें भी एक नेक्स्ट वर्जन है जिसको बोलते हैं आप लोग यहाँ पर मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। तो ये इसके ऊपर स्टार लगा लेना आप लोग बहुत ज्यादा न्यूज में, और यहाँ से क्वेश्चन भी आप लोग पूछे गए। ये बिल्कुल ऐसा है कि रामसर साइट अगर यहाँ पर कोई एक बार डिफाइन कर दी गई है, अब वो उसकी रामसर साइट डिफाइन होने के बावजूद भी इतनी बुरी कंडीशन उसकी हो गई है कि वहां पर उसकी सिचुएशन जो है वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रही है रामसर साइट का। यहाँ पर कोई भी ऐसा डेवलपमेंट हो गया, कोई पोल्यूशन हो गया, यानी कि उसकी स्ट्रक्चर ही चेंज कर डाला ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से। तो फिर यहाँ पर ये रामसर जो लिस्ट है यहाँ पर उसके अंदर एक नेगेटिव लिस्ट है यहाँ पर मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, उसके अंदर इसको डाल दिया था और ये 1990s में निकल कर आया कि हाँ ऐसा कुछ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर जब अप्रूव कर दिया था तो इसका मतलब यहाँ पे उसके ऊपर काम करना जरूरी है अब आप लोग काफी ज्यादा। तो कैलेडोनिया नेशनल पार्क और लोकतक लेक जो है यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिल रही है जो इसका पार्ट है, तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के जो कि 1993 का आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है फ्रॉम 1993। चिल्का लेक थी यहाँ पर, सॉरी ये तो 90 का हो गया, चिल्का लेक थी यहाँ पर, तो ये इसका पार्ट थी पहले, अब फिलहाल यहाँ पर इसको रिमूव कर दिया गया 2002 में। तो ये कुछ ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जहां से आप लोगों से कई बार क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। और ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई थी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी यहाँ पर, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और बाकी जो बेसिक चीजें हैं कि यहाँ पर क्या क्या थ्रेट होती है, क्या क्या यहाँ पर वेटलैंड की ये इफेक्ट है, ये क्या क्या यहाँ पर इसके लेवल पर जो काम चलता है, तो ये सारे नोट्स भी मैंने फिर से आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए कि इम्पैक्ट क्या पड़ता है, अर्बेनाइजेशन, एग्रीकल्चर, पोल्यूशन, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये कि मैंने पीपीटी में सारी चीजें आप लोगों के लिए लगा दी है, तो टेंशन मत लेना, आप लोग एक बार देख लेना, क्योंकि पिछले इसी महीने के अंदर तीसरी बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये, ठीक है। क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए सारे, आप लोग इनको देख सकते हैं, इनको अटेम्प्ट करिए, देखता हूँ किस किस के याद है। जैसे रामसर कन्वेंशन जो है वो 6 ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो पार्टनर्स है IOP, तो इसमें कौन कौन सी ये यहाँ पर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है। पहला बोला गया बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, दूसरा बोला गया WWF इंटरनेशनल, तीसरा बोला गया यहाँ पर वाइल्ड फाउल वेटलैंड ट्रस्ट, तीसरा बोला गया IUCN। सही आंसर क्या है बताइए। पीपीटी में तो आप लोगों को मिल ही जाएगा, जब आप लोग PDF डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आप लोगों को सारे आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये PPT कहाँ से डाउनलोड करनी है, यार देखो टेलीग्राम है, ठीक है, वहां से जाकर आप लोग देख लेना, वहां पर सारी चीजें आप लोगों को मिल जाती है इकट्ठी, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो सारी चीजें यहाँ पर शेयर कर दी जाती है आप लोगों के लिए। और इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो शेयर की थी यहाँ पर, ये इसको आप लोग जरूर देखिएगा अगर आप लोगों को टाइम मिलेगा, तो इसमें आप लोगों को काफी सारी चीजें जानने को मिलेगी, इसको आप लोग एक बार जरूर देखिएगा, इससे आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है, कि कितने शानदार तरीके से हमारा ये सेलिब्रेशन अभी देखने को मिला है। एक क्वेश्चन अभी मैंने आप लोगों से पूछा था 3-4 दिन पहले यहाँ पर मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के बारे में पूछा था, तो इनकरेक्ट बताना है कौन सा इनकरेक्ट है, तो इनको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, तो देखता हूँ कौन कौन सही आंसर देता है। इवन 2014 के अंदर में यूपीएससी ने भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के बारे में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हो सकता है आगे भी क्वेश्चन आ जाए, इतनी सारी आप लोगों की जो रामसर साइट है यहाँ पर आ चुकी है, तो इसका आंसर आप लोगों को यहाँ पर ए देखने को मिलेगा। यानी कि टॉपिक को तैयार करो इस तरीके से कि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को न देखने को मिले, ठीक है। तो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए, क्वेश्चन के आंसर जरूर देना, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करोगे, ओके। कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूं, जिनसे अक्सर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में मैं डिस्कस करूंगा, तो ताकि आप लोगों को नोट्स की फॉर्म में भी मिल जाए, ओके। ये जो न्यूज है यहाँ पर ये बात की जा रही है बायो इकोनॉमी के बारे में, और फ्यूचर ऑफ बायो इकोनॉमी के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए, तो रिसेंटली एक रिपोर्ट यहाँ पर सामने निकल कर आई जिसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट जो यहाँ पर काउंसिल है, जिसको BIRAC बोलते हैं, उसके द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई जिसका नाम है इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट
2022। तो एक तो यही क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है यहाँ पर कि ये पर्टिकुलर जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा प्रस्तुत यहाँ पर की गई है। तो जो बायो इकोनॉमी है, ये बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में लगभग 300 बिलियन यूएस डॉलर की होने वाली है 2030 तक का। आज की डेट में अगर बात करें तो 80 बिलियन की आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी 2021 के अंदर में। कुछ के दिमाग में आ रहा है सर ये तो सही है, बायो इकोनॉमी समझ में आ गया, रिपोर्ट ये फलाना ढिमकाना, पर ये तो बता दो बायो इकोनॉमी होता क्या है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो बायो इकोनॉमी में जैसे कि अगर एग्रीकल्चर यानी कि खेती हम लोग कर रहे हैं तो एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, फॉरेस्ट्री के बारे में बात कर सकते हैं, यहाँ पर फिशिंग के बारे में आप लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो एक तरीके से एग्जाम्पल आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पर बायो इकोनॉमी के। तो ये काफी अच्छे उदाहरण है यहाँ पर जो कि हमारी कंट्री में आप लोग देखते हैं खासकर। और यूनाइटेड नेशन जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसके हिसाब से माने तो यहाँ पर बोलता है द प्रोडक्शन यूज कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग को नॉलेज चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, कैसे हम लोग इनको चीज़ों को आगे लेकर बढ़ सकते हैं और कितना बड़ा वो रोल प्ले करते हैं। तो ये बेसिकली बायो इकोनॉमी का पार्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। हमारी कंट्री में बायोटेक अगर बात करें इसके बारे में तो ये अभी हमारी कंट्री के अंदर में, ठीक है, तो अगर इसके चलते काफ़ी सारा ग्रांट दिया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में। नाम जो यहाँ पर दिया जा रहा है इसको स्पेशल बायोटेक इग्निशन ग्रांट का नाम दिया गया है ताकि यहाँ पर इसको और अच्छे से लेकर आगे चला जा सके। तो इसमें 50 लाख रुपए दिया रहे हैं 25 स्टार्टअप जो कि लोकल एरिया में काम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में। तो आने वाले टाइम पर यहाँ पर और अच्छे से फोकस दिया जाएगा और इंडिया के अंदर टॉप 3 जो साउथ एशिया के अंदर में, इसी के साथ में टॉप 12 डेस्टिनेशन आप लोगों को जो देखने को मिलता है बायोटेक्नोलॉजी के, तो इंडिया के अंदर आप लोगों को लगभग ग्लोबल का 3% शेयर देखने को मिलता है इसका इंडस्ट्री का। और इंडिया जो है सेकंड हाईएस्ट जो यूएसए का फूड जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है अप्रूवल है, तो इंडिया के अंदर काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा आउटसाइड यूएसए। तो हमारी कंट्री काफी बड़ा रोल प्ले करती है इसमें। तो आप लोगों को पता है आज के डेट में हमारी कंट्री में अगर बात करें तो डेवलपमेंट के फील्ड में तो काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि यूएसए के अंदर भी हमारी कंट्री से बेचे जाते हैं ले जाकर, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूएसए का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा काफी अच्छे लेवल पर हमारे यहाँ पर अप्रूवल भी इसको मिले हैं। तो ये जो रिपोर्ट है इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो हल्का सा आइडिया रख सकते हैं आप लोग। एक यहाँ पर मिशन शक्ति के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। मिशन शक्ति यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का मिशन है, नाम याद रखिएगा मिशन शक्ति। इसका एम ये कि कैसे हम लोग स्ट्रेंथन कर सकते हैं वुमेन की सेफ्टी, सिक्योरिटी और इंपावरमेंट, यानी कि जो महिला है उनको सशक्त बनाना है, उनको मेल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए कि लड़की जा रही है तो भाई जाएगा, पापा जाएगा। आखिर वो अपने आप अपने ऊपर डिपेंडेंट क्यों नहीं हो सकती है, उनको इतना सशक्त क्यों ना बनाए हम लोग यहाँ पर। तो मिशन जो शक्ति है यहाँ पर इसमें फाइनेंस कमीशन के द्वारा भी रोल प्ले किया जा रहा है काफी, जो कि यहाँ पर 2021-22 से लेकर 2025-26 तक का देखने को मिल रहा है कि वुमेन की सेफ्टी और इंपावरमेंट के बारे में बात करते हैं। खासकर जब हमारे केस में 2012 में जो निर्भया केस देखने को मिला उसके बाद में काफी सारी चीजें जो थी वो यहाँ पर चेंज होती है आप लोगों को नजर आई। हालांकि केस होकर चला गया उसके बाद भी कंडीशन कोई ज्यादा इंप्रूव हुई नहीं है, पर लेकिन फिर भी एटलीस्ट कम से कम सोचा जा रहा है, तो ये बड़ी बात है। आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ चेंज भी होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। और अभी हम लोग आज़ादी की 75वीं सालगिरह भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसके चलते और अच्छे लेवल पर हम लोग को यहाँ पर चीज़ देखने को मिल सकती है। पर लेकिन पूरा फोकस ये होना चाहिए कि लड़कियों को उनके पैरों पर कैसे खड़ा करना है बिना बेसाखी के, यानी कि बिना जो मेल जो पार्टनर है उसकी हेल्प के, चाहे वो भाई हो, चाहे वो फादर हो, चाहे कोई चाचा, मामा, फूफा, अपने पैरों पर अपने हिसाब से चलकर अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से एंजॉय करें। तो ये मिशन शक्ति है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है। ये एक स्कीम आप लोगों की कवर हो जाएगी जो टाइम टू टाइम यहाँ पर न्यूज में रहती है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो है ये हमारी कंट्री में 2015 में इसको लॉन्च किया गया था ताकि देश में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सके। विजन ये है कि सोसाइटी में डिजिटली उसको एम्पावर किया जा सके और इकोनॉमी के अंदर भी जो डिजिटल है वो काफी बड़ा रोल प्ले करे। मतलब हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है वो कंटिन्यू रहा भले ही कोविड-19 आ गया हो, तो किसकी वजह से, ये डिजिटल चीजों की वजह से। इसी के साथ में हम लोगों ने देखा अभी फिलहाल हेल्थ सेक्टर में डिजिटल जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले कर रहा है। डॉक्टर बैठा कहीं पर है और काम कहीं कर रहा है। कई सारे एप्लीकेशन भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं जिसमें से प्रोक्टो ऐप आप लोगों ने देखा होगा, आज की डेट में काफी बड़ा रोल प्ले इसके द्वारा किया गया। तो इसको और अच्छे लेवल पर कैसे लेकर चल सकते हैं। हेल्थ सेक्टर में हम लोग लगभग 2% खर्च कर रहे हैं कोविड-19 के खर्चे को अगर मिलाकर हम लोग बात करें। इसको और अच्छे लेवल पर की इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कैसे हम लोग अपनी कंट्री में डिजिटल इंडिया को और इंपावर कर सकते हैं, कैसे हम लोग अपने रेलवे को कंप्यूटराइज कर सकते हैं, कैसे हम लोग अपने लैंड रिकॉर्ड रख सकते हैं। आज की डेट में डिजिटल जब हम लोग चीजों के बारे में बात करते हैं तो वो एक काफी एक बेस बन चुका है काफी सारी चीजों का, ठीक है।
आज के डेट में कोई टिकट आप लोगों को बुक करना होता है, चाहे मूवी का हो, चाहे आप लोग खाना लेना हो, चाहे आप लोग कुछ ऑर्डर करना हो अपना, सारी चीजें आप लोग ऑनलाइन करते हैं आज के डेट में, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है और इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो यूजेस है उसके ऊपर आप लोगों से एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है जिसके बारे में आप लोगों को एक ओवरव्यू कम से कम एटलीस्ट होना चाहिए। ये रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। ये पहले भी आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर जो हेरिटेज की जो यहाँ पर कमेटी है, इंडिया को उसके लिए इलेक्ट कर लिया गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इंडिया जो है वो इलेक्ट हुआ यहाँ पर इंटरनेशनल जो इंटर गवर्नमेंटल जो कमेटी है यूनेस्को की, ठीक है। इसका जो कन्वेंशन हुआ था सेफ गार्ड द इंटेंजिबल जो कल्चर हेरिटेज साइट होती है। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई गाना गा दिया, कोई आर्ट फॉर्म हो गया, सोशल प्रैक्टिस हो गई, कोई रिचुअल्स हो गया, कोई फेस्टिवल इवेंट, नॉलेज, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर जैसे कोई गाना आप लोगों को आता है, कुंभ का मेला हो गया, ठीक है, रामायण हो गई, किसी को कोई डांस वगैरह आता है, कोई रिचुअल्स हो गई, तो ये सारी इंटेंजिबल यानी कि इसको आप लोग टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये बेसिकली क्या है यहाँ पर, ये एक ऐसा तरीका है जिसके चलते हम लोग एक कल्चर को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। तो यूनेस्को के अंदर यहाँ पर चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इंडिया इसका पार्ट बन रहा है यहाँ पर। तो आने वाले टाइम में यहाँ पर कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं, खासकर जब इसके बारे में बात करें। तो हम लोग यहाँ पर इसमें एज ए पार्ट इसका हम लोग इलेक्ट हो चुके हैं। तो इसके चलते क्वेश्चन पूछा जाए तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी रिसेंटली यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला, ये असर्टिव टेक्नोलॉजी के ऊपर मैंने एक आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस किया था। असर्टिव टेक्नोलॉजी क्या होती है, एक सपोर्टिव टेक्नोलॉजी आप लोग बोल सकते हैं। जैसे कोई चल नहीं पा रहा है उसकी छड़ी होती है, कोई सुन नहीं पा रहा है कान में उसके जो ईयर प्लग लगा देना, ठीक है। कोई नॉर्मल अगर इंसान चल नहीं पा रहा है तो उसको व्हील चेयर प्रोवाइड कराने देना। टांग अगर किसी की कट गई है, कोई दिक्कत हो गई है तो उसको सिंथेटिक लेग लगा देना। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये सपोर्टिव टेक्नोलॉजी होती है। तो अभी रिसेंटली यहाँ पर आप लोगों ने देखा था, ये मैंने डिस्कस भी किया था कि 16 मई में यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड जो यूनिसेफ के साथ मिलकर लॉन्च किया गया था एक ग्लोबल रिपोर्ट की कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है यहाँ पर एक सपोर्टिव या फिर असर्टिव टेक्नोलॉजी की। तो कई सारी रिकमेंडेशन यहाँ पर इसके द्वारा दी गई थी। तो हमारी कंट्री में इसके ऊपर इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है अभी रिसेंटली, इसकी वजह से ये न्यूज में। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा भी यहाँ पर रिजोल्यूशन लेकर आया गया था 7.1.8, ठीक है। तो ये इसके चलते यहाँ पर बोला गया था कि असर्टिव टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना है। तो आज से नहीं पहले से यहाँ पर बातें चल रही है। तो यूनिसेफ और इसके द्वारा WHO के द्वारा अभी बोला गया इसको सपोर्ट करो, प्रोवाइड कराना, क्योंकि आने वाले टाइम में इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है बहुत ज्यादा, क्योंकि जो यंग पॉपुलेशन है अभी आगे चलकर किसी को एक तरीके से अलग अलग चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, खासकर जिसको सुनाई नहीं देता है, किसी को दिखाई नहीं देता है, ठीक है, कोई चल नहीं पाता है। तो ये सारी चीजों के लिए कोई ना कोई सपोर्टिव चीजें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इसके चलते यहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है आने वाले टाइम में। ये काफी इंटरेस्टिंग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसमें कुछ इंडिया की है न्यूज, कुछ इकोनॉमी या कॉर्पोरेट की है और कुछ वर्ल्ड की है। जैसे कि इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था यहाँ पर, तो पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये 14 अगस्त यानी कि जिस दिन हमारा सेलिब्रेशन होता है 15 अगस्त का, उसके पहले दिन आप लोगों को ये देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसको बार बार याद किया जाता है, ठीक है। मैंने आप लोगों से एक पर्सनैलिटी के बारे में पूछा था, आप लोगों को याद होगा कल, तो पर्सनैलिटी कौन थी यहाँ पर, ये पिक्चर मैंने आप लोगों को दिखाई थी, ठीक है। तो यहाँ पर इन्हीं पर्सनैलिटी के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो इनके बारे में याद रखिएगा। नाम है इनका राकेश झुंझुनवाला। अभी ये हमारे बीच में नहीं रहे, तो इनका देहांत हो गया। ये एक इतनी बड़ी पर्सनैलिटी थे कि आप लोग इनको स्टॉक मार्केट का बुल बोल सकते हैं, ठीक है। इनके द्वारा अभी हमारी कंट्री के अंदर में अक्सरा एयर करके एयरलाइन सर्विस स्टार्ट की गई थी, वो भी अभी 7 अगस्त को। तो 7 अगस्त को इनके द्वारा स्टार्ट की गई एयरलाइंस का जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। तो याद रखिएगा पहली फ्लाइट जो उसकी उड़ी थी वो मुंबई टू अहमदाबाद उड़ी थी, ठीक है। में इसे याद रखे ना, ठीक है। मुंबई टू अहमदाबाद यहाँ पर 7 अगस्त को इसका स्टार्ट यहाँ पर किया गया था। बोइंग 737 मैक्स जो क्राफ्ट था, एयरक्राफ्ट था, वो यहाँ पर यूज किया गया था। तो ये राकेश जो यहाँ पर झुंझुनवाला है, यहाँ पर इनके बेसिकली इनके द्वारा यहाँ पर ये चीजें स्टार्ट की गई। अक्सरा एयर, ठीक है, इनकी कंपनी है SNV एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। तो जिसके चलते यहाँ पर इनके द्वारा लो कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड कराने की बात यहाँ पर की गई थी, अफोर्डेबल सर्विस, ताकि हवाई चप्पल पहनने वाला इंसान जो है वो हवाई जहाज की यात्रा कर सके। ऐसा आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। हेडक्वार्टर इसका महाराष्ट्र के अंदर में है। तो अभी नई सर्विस स्टार्ट हुई है, एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा, जिस पर्सनैलिटी के द्वारा स्टार्ट की गई है वो रिसेंटली उनकी डेथ हो गई है। तो इसलिए भी आप लोगों से यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बन सकता है, ठीक है, कि ये किस तरीके से चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो 14 अगस्त को ये हमारे बीच में से अभी यहाँ पर हमारे बीच में से गए हैं, ठीक है। इनकी टोटल जो वर्थ है
5.8 बिलियन आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, ये दुनिया के 438वें सबसे अमीर आदमी थे जो कि हमारे बीच में अभी यहाँ पर नहीं रहे। तो इसके चलते आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं ट्रेडिंग का बुल इनको बोला जाता था। ये इनका जो नाम है राकेश झुनझुनवाला। ठीक है, तो याद रखिएगा जो ये राजस्थान जो पर्टिकुलर जो झुनझुन है, ठीक है, तो वहाँ से ये निकल कर आते थे अगर बात करें। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड जो कुछ बातें हैं, इनका कुछ कनेक्शन था बेसिकली वहाँ से। ये तो पैदा हुए थे हैदराबाद के अंदर में, पर लेकिन इनके जो एंसेस्टर थे यानी कि जो इनके पूर्वज थे उनका कनेक्शन था वहाँ से, तो उसी के नाम पर यहाँ पर ये नाम चला हुआ रहा था। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर ये बात की जा रही है, ये रिसेंटली शेयर होल्डर, ये तो सब सही है, तो चलो छोड़ो, इसका याद रख सकते हैं या फिर देख लेना। ठीक है, आज से यहाँ पर बात की जा रही है ये एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ है, अपॉइंटमेंट किया गया है जो NSC के MD CO। ठीक है, तो नाम क्या है यहाँ पर, तो नाम है आशीष कुमार चौहान। ठीक है, बाकी वर्ल्ड लेवल पर अगर बात करें तो 14 तारीख को यहाँ पर BSF और पाकिस्तान के जो रेंजर हैं, अटारी जो वाघा बॉर्डर है, कहाँ पर है ये, किस राज्य के अंदर में बताइए, चलिए ये तो पता ही होगा आप लोगों को। तो स्वीट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ में यहाँ पर एक्सचेंज की गई। ओके, कई सारे बच्चे बोले हैं सर एक इंपॉर्टेंट लोकेशन के बारे में भी डिस्कस कर दिया करो। वैसे तो रेगुलरली मैं लोकेशन आप लोगों की डिस्कस करता ही हूँ, आर्टिकल्स के अंदर कई सारी लोकेशन दिखाते हैं, पर फिर भी जो भी नई नई चीजें हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जैसे साक्य सागर मध्य प्रदेश के अंदर अभी नई रामसर साइट ऐड की गई है, तो साक्य सागर जो लेक है, तो इसके बारे में अगर कोई पूछे तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर ये मध्य प्रदेश के अंदर है, और जो रिवर है वो है मानी रिवर। ठीक है, तो उसके ऊपर आप लोगों को लोकेटेड देखने को मिलेंगे, कई सारी लोकल जो जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। तो कुछ बेसिक जो लोकेशन है उसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे तो कंफ्यूज मत होइएगा। आज के नए 5 शब्द कहने के लिए 5 है, पर लेकिन इसके अंदर एंटोनिम सिनोनिम्स भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं और इसका मीनिंग भी। रिवाइवल, किसी चीज को और इंप्रूव करना, पहले के कंपेयर में और ज्यादा अच्छा करना। ठीक है, तो पुनः परिवर्तन आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, चीजों को और बेटरमेंट करना। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिनोनिम्स है यानी कि उसके अलग अलग मीनिंग, और ये इसके अपोजिट मीनिंग आप लोगों को एंटोनिम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ब्लीगर्ड का मतलब होता है, ये होता है परेशान, ये फिर एक डिफिकल्ट सिचुएशन आप लोग बोल सकते हैं, फिर ट्रबल्ड नहीं, ट्रबल में आ जाना, ऐसी बातें बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट जो वर्ड है, कई बार आप लोगों ने इसका यूज भी देखा होगा हिंदू के अंदर में। बात की जा रही है वायबिलिटी के बारे में, तो एक तरीके से एबिलिटी टू वर्क सक्सेसफुली यानी कि पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो वायबिलिटी यानी कि पॉसिबिलिटी काइंड ऑफ। ठीक है, तो ये आप लोग बोल सकते हैं। रैशनल, ये एक तरीके से लॉजिक बोल सकते हैं कि इसके पीछे एक रैशनल है, यानी कि एक ठीक है दलील दी है, एक सपोर्टिव दलील दी है, सही है, ये पॉजिटिव चीज है। एक्सप्लेनेशन देना भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये है यहाँ पर इसके बारे में। इसी के साथ में देखिए इसके जो आप लोगों से पूछ रहा हूं ना, इनके ऊपर क्वेश्चन आप लोग सेंटेंस जरूर फॉर्म किया करो। नेक्स्ट बात की जा रही है एनालिसिस के बारे में, तो ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं चीजों को प्रिडिक्ट करना, परिकल्पना करना, बोलते हैं कि एक तरीके से साधु संत जो है वो एक तरीके से आगे की बातें बता देते हैं, तो वो वाली चीजें आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इसके बारे में भी आप लोग समझ सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये थी 5 वोकैबुलरी, इनके ऊपर सेंटेंस जरूर फॉर्म किया करो, अच्छा लगता है। कल के शानदार जो आंसर दिए गए यहाँ पर, ये दिए गए पुष्पा दवे के द्वारा, शानदार आंसर इनके द्वारा दिए गए, और इनके आंसर मैंने पिन भी कर दिए थे, काफी डिटेल में इनके द्वारा चीजें जो है एक्सप्लेन की गई है। तो आज के SLV कमांडो है यहाँ पर पुष्पा दवे। ठीक है, तो पार्टिसिपेट करा करो यार, अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो, और जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हो जब उसका आंसर देते हो, तो मुझे भी लगता है कि हाँ और प्रोडक्टिव तरीके से और क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाए। ठीक है, तो ये काम जरूर करना हो, और फीडबैक जरूर दिया करो कैसा लगता है आप लोगों को लेक्चर, ताकि मुझे भी पता चलता रहे आप लोग अच्छे से चीजों को एंजॉय कर पा रहे हो कि नहीं। डेली जो क्वेश्चन देता हूँ टेलीग्राम पर, उनके आंसर जरूर देना है, और वो तब दे पाओगे जब आप लोग रेगुलरली प्रॉपर वे में पार्टिसिपेट करोगे। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, कैसा लगा जरूर बताना, और कोई भी कोई क्वेश्चन पूछता है कमेंट बॉक्स में तो एक दूसरे को पार्टिसिपेट कर सकते हो, एक दूसरे को रिप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ में नीचे आप लोग क्वेश्चन भी पोस्ट कर सकते हो, एक दूसरा उसके आंसर दे। कई सारे बच्चे क्वेश्चन पोस्ट करते हैं रेगुलरली, तो उनके आंसर दिया करो, एक प्रैक्टिस भी आप लोग की हो जाएगी। तो यानी कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकते हो जो ये प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिला है, काफी अच्छा माहौल बनाकर। ठीक है, और बाकी जो भी स्टार्टिंग में वीडियो लगी होती है, अगर आप लोगों को लगता है कोई इंटरेस्टिंग वीडियो है आप लोगों के पास में, मुझे डिस्कस करना है उसके बारे में, तो आप लोग सेंड कर सकते हो। तो ये आप लोग studyloveer@gmail.com पर। ठीक है, तो बाकी आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, यानी खुश रहना सीखो यार, जिंदगी में बाकी सब चीजें चलती रहती हैं।